वो पुलिस एक्ट है। जी। मैम एक्चुअली लाइव नहीं हुआ था अब तक ना। हो गया था लाइव, आप बोलते रहिए। ओके। मुझे तो ऐसा लग रहा प्लीज। है कि लाइव नहीं होता। फिर से एक बार स्टार्ट कर दीजिए, शायद थोड़ा-सा बोलना ओके। पड़ेगा आपको। क्योंकि बार-बार एरर दिखा रहा था इसमें। नहीं नहीं, अब भी लाइव हुआ 10 सेकंड में। सॉरी, मैं फिर या से एक बार, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, फिर से बात करता हूँ। मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, तानिया मैडम को, उन्होंने मुझे मौका फिर से दिया है आपसे बात करने का। और जैसे मैंने मैडम ने कहा है कि एक बड़े खुलासा मैं आज करने वाला हूँ। तो नवंबर का खुलासा मैंने मेरे यूट्यूब पे कहा था वीडियोज में। वहां पे मैंने क्लियर बताया नहीं था, मैं बताना सोचा था आज बाद में बताऊंगा। मगर मैडम ने कहा है कि आप बोल दीजिए यहाँ पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को, ये जो कोरोना है, पेंडेमिक है, ये बहुत पहले से प्लानिंग है। ये 2000 पहले से 2010 से प्लानिंग हुआ है। उन्होंने एक्चुअल में स्वाइन फ्लू को प्लान किया था पेंडेमिक लाने के लिए और लॉकडाउन करने के लिए 2007-2008 में। मगर वो मीडिया जो था, वो मीडिया हिंदुस्तान में पहुंचा नहीं था, उन लोगों का मीडिया जो 2010 के बाद आया है। एक्चुअल में ये जो मीडिया है, ये सारा का सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो लोग हैं, जो इलाइट लोग हैं, उनका है। इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में इलॉन मस्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक है, उन्होंने खुद 2 दिन पहले डिक्लेयर किया है कि 99.9% मीडिया, टीवी मीडिया इज कंट्रोल बाय अस, यानी उनके जरिए कंट्रोल होता है, उन्होंने खुद कहा है। तो ये मीडिया के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, टीवी बंद कर डालिए। और दूसरी बात आपको कहूंगा, जो मैंने नवंबर में कहा था, नवंबर में बहुत बड़ी एक झटका लगने वाला है। जिस तरह से नोटबंदी हुई थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ था 2016 में, उसी तरह से नवंबर में, दिसंबर में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल झटका लगने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, आप सोना, जो अभी मार्केट लो, बहुत सारे आपके सीएज जो बहुत बड़े आपके इकोनॉमिस्ट आपको बता रहे हैं कि आप सोना खरीद के रखो, चांदी खरीद के रखो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सोना चांदी में पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बड़ा इकोनॉमिकल झटका लगने वाला है। आपके पास जितना हार्ड कैश रह सके उतना रखिए। आपके रास्तों पे आप सेफ नहीं होने वाले हैं, बहुत बड़ा रायट्स होने वाले हैं, बहुत बड़े दंगे होने वाले हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ा हुआ है, तो लोगों के पास अनाज था वो खाया उन्होंने 6 महीने में। मार्केट गोडाउन में जो अनाज था वो अपने खाया है। मगर अब बाढ़ आई है, सुनामी आए हैं, सुनामी बोलो सॉरी, बाढ़ आए हैं। यहाँ पे बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई है। अनाज नहीं है सरकार के पास। इस पे कोई भी मीडिया बात नहीं कर रहा है, आप समझिए इस चीज को। अनाज नहीं है सरकार के पास। 6 महीने में जो अनाज था, साल भर का अनाज था, वो उसमें से आधा साल हम खा चुके हैं। अब आधा बचा हुआ साल है, उसमें हमें 40% अनाज उत्पादन होने वाला है। आपको लगता है हम दूसरे देशों से खरीदेंगे, हम अफगानिस्तान से खरीदेंगे, हम वियतनाम से खरीदेंगे, हम बांग्लादेश से, हम पाकिस्तान, हम अमेरिका, इससे खरीदेंगे? आप न्यूज, जो वर्ल्ड न्यूज है वो देखिए। अफगानिस्तान में बाढ़ आई हुई है, अमेरिका में तूफान आया हुआ है, बांग्लादेश में भी बाढ़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वियतनाम में वहां पे बहुत बड़ी बरसात हो रही है, इंडोनेशिया में जो है साइक्लोन, अपने अर्थक्वेक हो रहे हैं। तो पूरे पूरे देशों की कंडीशन, बाय द फूड क्राइसिस, में पहले भी कहा है, फूड क्राइसिस बहुत बड़ा आने वाला है। तो ये फूड क्राइसिस का जरिया लेके ये लोग जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स लॉन्च कर रहे हैं, और उन्होंने किया है। कल जब बीटी ब्रिंजल यानी बैंगन का जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स को परमिशन दी गई हिंदुस्तान में, जो इलीगल है, जो बैन था। जो हमारे जी। मेरे जैसे एक्टिविस्ट है, हम बहुत सालों से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। 2016-17 से मैं कह रहा हूँ जेनेटिकल मॉडिफाइड मत लाइए। 2018 में सरकार ने लाया तो फिर से उनको पत्र व्यवहार किया है, लेटर लिखे हैं मैंने। तो मेरे सारे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट है। और मैं आपके माध्यम से कहूंगा, इन्होंने कहा था कि हमें जेल में डाल देंगे, मैं जो कहूंगा उसके बारे में जेल में डाल देंगे। मैं 2018 में, मैंने आपको दिखाया भी लेटर मैंने 2018 से वैक्सीन के लीगल लड़ाई जो है, ऑफिशियल लड़ाई, कोई नहीं, तो मैं अकेला हूँ। मैंने यहाँ पे सब बहुत जन मुझे पूछ रहे हैं कि सर आप लीगल क्यों नहीं जा रहे, आप इस पे कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम फिर से कहता हूँ, मैंने लीगल के ऊपर मेरी याचिका दाखिल है। जो भी लोग सिर्फ आज बात कर रहे हैं, बात करके इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें उन्होंने कायदा बनाया है। 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत आपको सरकार 144 धारा के अंतर्गत कुछ भी करवा सकती है। तो आपको इसके पहले लड़ना चाहिए था। आज आप बोलेंगे कि या हम जाएंगे कोर्ट में, तो आप कोर्ट आपकी बात नहीं सुनने वाला है।
कोर्ट नहीं सुनने वाला है आपकी बात। कोर्ट कहेगा महामारी चालू है, आप अभी अभी कहाँ से आ गए, आपकी बात को लेके वैक्सीन के खिलाफ बात कर रहे हो। तो इसके पहले बात करनी चाहिए थी। तो वो ब्रिज के नीचे से पानी निकला है। हाँ, जिसको जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी याचिका लो पैंडेमिक के पहले की है। पैंडेमिक के पहले मैंने 2018 में से लड़ रहा था, तो इसलिए मेरी याचिका को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो लीगल वे सिर्फ एक ही बचा है, वहां पे मैं खड़ा हूँ। बाकी कोई भी लीगल वे अभी यहाँ पे सुनने नहीं वाला है कोर्ट। ये बात आप सबसे पहले समझ लीजिए। बहुत सारे एक्टिविस्ट है, उनको लगता है कि हम पीआईएल दाखिल करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि हाई कोर्ट में आपकी याचिका दाखिल हुई, इसका मतलब आपका मैटर शुरू हो गया नहीं। आपकी याचिका दाखिल होने के बाद वो रजिस्ट्रार के पास जाती है। रजिस्ट्रार एक जज रहता है निचले निचले लेवल का, वो अगले हायर लेवल के, जिसमें एज अ रजिस्ट्रार यानी क्लरिकल वर्क रहता है, मगर वो जज रहता है। वो आपकी याचिका पढ़ता है, देखता है, समझता है। उसमें महीने निकल जाते हैं। मेरी याचिका भी दाखिल करके 3 महीने बाद मुझे फर्स्ट हियरिंग मिली थी। और वो मैटर इतना सेंसिटिव था, जो एविडेंस मैंने दिया था वो इतना सेंसिटिव था कि जज साहब ने पहले हियरिंग में ही मेरे पीआईएल मुझे पीआईएल की ऑर्डर कर डाली। तो आपका एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप एविडेंस क्या देते हैं। तो एविडेंस बहुत स्ट्रांग है। सेकंड मैं आपको और एक बताऊंगा, जो बात मेरी रहेगी बात करते करते। कोठारी साहब से और विश्वरूप डॉक्टर विश्वरूप राय सभी से, वीआरसी साहब से आप मिल के काम कीजिए। ये मुझे आपके चैनल पे जो भी मुझे देखते हैं वो मुझे कॉल करते हैं, मुझे बोलते हैं सर आप उनके साथ काम कीजिए। मैं उनसे कांटेक्ट किया है, मैंने कहा है सर आप मेरे साथ मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड तो मुझे आप कीजिए ज्वाइन, मैं आपके साथ करूंगा, आपके पास टीम है, मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ। वैक्सीन के खिलाफ मैंने 2018 में जब बात उठाई थी, तो मैं बोला नहीं हूँ कभी। मेरे एक यूट्यूब पे खड़े वीडियो में मैं कहा दिया हूँ। 2018 में जब मैंने एमआर रूबेला वैक्सीनेशन को बैन करने के लिए जेपी नड्डा जी को लेटर लिखा, तो हेल्थ मिनिस्ट्री से मुझे फोन आए थे, खामोश बैठो नहीं तो हम आपको खामोश कर देंगे। तो जी। ये लाइफ थ्रेटनिंग जो था मुझे आया था, डब्ल्यूएचओ से प्रेशर आया था कि आप खामोश बैठो। तो ये सब चीजें मैं आपको एक बार ऑफिशियली बोलूंगा। ये राज साहब ठाकरे है, मेरे पीछे आप लोग फोटो देख सकते हैं। जी जी जी। ये राज साहब ठाकरे जी के साथ, सन्मान्य राज साहब के साथ मैंने डिस्कस किया 2018 में। ये सब वैक्सीन के बारे में जो बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा था कि पोलियो वैक्सीन इज कैंसर पॉजिटिव, और इस पे अभी आने वाला है। मेरे ये निवेदन देने के 15 दिन बाद महाराष्ट्र में, यूपी एमपी में लगभग 86 लाख फाइल्स इन्फेक्टेड आई थी वैक्सीन की। और उसके बाद में जी फिर एमआर रूबेला वैक्सीन के कैंपेन के बारे में बात किया, मैंने जेपी नड्डा जी को लेटर लिखा। तो वहां से धमकी आई, फिर मैंने फिर राज साहब से कांटेक्ट किया, तो राज साहब अमरावती दौरे पे थे। तो उनके जो सलाहकार है अनिल सिदोरी साहब, उनका मुझे रात को फोन आया 11:30 बजे कि डॉक्टर क्या हुआ है। बोला साहब मुझे ऐसे ऐसे धमकी के फोन आए हैं, मैं क्या करूँ। तो राज साहब से उनका संदेश था कि तू लड़, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, पक्ष खड़ा है। और जो लोग इस जी। गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अगर कोई इस पे बच्चे मरते हैं तो उन पे गुनाह दाखिल कर, उन पे क्रिमिनल चार्जेस मैटर दाखिल कर। तो अपने यहाँ पे कोई कायदा नहीं था इसके लिए, तो इसके लिए मैंने फिर 2018 में कमिश्नर कलेक्टर को डिमांड की, और वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट करने की डिमांड की मैंने, जो कलेक्टर कमिश्नर्स ने मान ली 2018 में, अगस्त में वो मान जी ली है। और ये सब मैंने किया है सन्मान्य राज साहब के गाइडेंस के ऊपर और जी। सलाहकार अनिल चौधरी साहब के ऊपर। तो ये जो मुद्दा था वैक्सीन का, ये रिलीजियस बेसिस पे है। तो जी मैं और ये उसके बाद जनवरी में 2020 में तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है। तो आज जो भी कोई यहाँ पे श्रेय लेना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए वैक्सीन के खिलाफ जा रहे हैं, मैं पूरा कंप्लीटली कहता हूँ ये पूरा का पूरा श्रेय मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का है, राज साहब का है, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, इसलिए मैं इस लीगल लड़ाई में आज खड़ा हूँ। तो जो है ये चीज, आप आज जागे हुए हो, हम आपको तब से बता रहे हैं, 2015 से मैं पोस्ट कर रहा हूँ इलाइट्स के बारे में। तो आप इस चीज को और समझिए। नवंबर दिसंबर में आने वाली जो वेव है, वो आर्टिफिशियल वेव जो है, वो वो आप पे इम्पैक्ट करने वाली है। और उसका सबसे बड़ा जो ये पैंडेमिक है, ये लाया ही गया है इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। अब जिस दुनिया में वॉर होने वाले हैं, ना वो वेपन्स के ऊपर होने वाले हैं, ना मिसाइल्स के ऊपर होने वाले, ना बुलेट्स के ऊपर, वो होने वाले हैं इकोनॉमिकल वॉर्स। बायो वॉर्स भी नहीं है, ये बायो वॉर्स भी नहीं, इकोनॉमिकल वॉर।
कंप्लीटली टेक ओवर करना कंट्रीज को, ये इसका मेन जी टारगेट है। ये जो जी पैंडेमिक एक्ट जो है, आप जाके अमेरिकन पैंडेमिक एक्ट देखिए, जो मैंने मार्च में जी सबसे पहले पोस्ट किया था। 2017 में पैंडेमिक एंड इकोनॉमिकल एक्ट लाया है उन्होंने, 2017 में कोरोना जी पैंडेमिक एक्ट नाम है उसका। फेमा एक्ट है, वो भी 2017 में लाया था। फेमा एक्ट क्या है? तो कंट्रीज को पैंडेमिक के नाम के नीचे किस तरह से लॉकडाउन किया जाए, किस तरह से इकोनॉमिकल लॉकडाउन किया जाए और कॉमन पब्लिक को टेक ओवर किया जाए, ये सब उसका धिंगाना है। तो सोना मत खरीदिए, पैसा मत खर्च कीजिए, आपके पास हार्ड कैश रखिए, बहुत बड़े रायट्स होने वाले हैं। अब अभी कितने लोग देख रहे हैं मैडम अपने को? अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 256 लोग हैं। और मैं आप लोगों से, दर्शकों, आप लोगों से बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में जुड़ने के लिए लिंक छोड़ा हुआ है। जिसको भी हमारे साथ मैं जुड़ना है वो इस लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़ सकता है। लेकिन अभी मैं म्यूट रख रही हूँ सबको। जो भी हमारे साथ जुड़ेगा वो म्यूट रहेगा। आप लोग जब मैं उसको अनम्यूट करूंगी, जब मुझे लगेगा कि आप लोग डॉक्टर विलास से कुछ सवाल करना चाहते हैं या अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी और आप अपनी बात जो है वो सामने रख सकते हैं। नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। तो सर, हैंड ओवर टू यू। मैं आपको जैसे कहा था, 5G टावर जो है वो इंस्टॉलेशन जून जुलाई में चालू हुए थे, जब सेकंड लॉकडाउन लगा था हिंदुस्तान में। तब जी अपने यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया जो है वो 5G टावर्स का इंस्टॉलेशन चालू हुआ है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये चीजें बहुत कम लोग हैं और बहुत हायर लोग जो है उनको पता है। ये 5G टावर तब इंस्टॉल कर रहे थे और अब जो है इस हफ्ते से उन्होंने 5G का टेस्टिंग एंड ट्रायल चालू किया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं पहले भी कहा था, अपनी बॉडी जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है। अपना ब्रेन जो है उस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक से काम करता है। ईईजी निकलता है, उसका ग्राफ जो निकलता है उसे ईईजी ग्राफ कहा जाता है। जो हार्ट है उसके जो बीट्स निकलते हैं उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। तो ये जो चीज है अपनी बॉडी, ये पूरी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है, वर्कआउट करती है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आपके बॉडी पे असर कर सकता है, ये बहुत बढ़िया की सॉरी 2003 की डे आफ्टर टुमारो, उसमें देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वेव आती है और लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। उनके हार्ट से जो फर्स्ट हार्ट बीट निकलता है, जिसे ए नोड कहा जाता है, वो बंद हो जाता है और लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अभी आपने हिंदुस्तान में एक भी मौत रास्ते पे खड़े खड़े आदमी की देखी नहीं है। जो तरुण कोठारी जी साहब और इनका कहना है कि लोग घर में मर रहे हैं, या सॉरी अस्पताल में मर रहे हैं, घर में नहीं मर रहे हैं। अब जी जो है फाइव जो लोग जो वुहान सिटी में हम देख रहे थे, लोग खड़े खड़े रास्ते पे मर रहे थे, चलते चलते मर रहे थे, वो चीज नवंबर दिसंबर में होने वाली है। 5G टावर का टेस्टिंग एंड ट्रायल अब चालू हो चुका है इस हफ्ते से। लो फ्रीक्वेंसी पे चालू हुआ है, उसका एग्जांपल मैंने जी कल वीडियो में दिया था। आज मैं उसका आपको सॉरी सॉरी जी सर, हमारे साथ तो काफी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं ठीक है। और मैंने बहुत लोगों को, आप सब 5G लोगों को टेस्टिंग मैंने। का अभी हाँ जी 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 5G टेस्टिंग अभी चालू हुआ है। मैं इसका सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके घरों में वॉचेस है, जहां जहां पे टेस्टिंग या ट्रायल चालू होगा 5G का, सबसे पहले आपके जो वॉचेस है, घड़ियां हैं, वो बंद गिरेगी। ये मेरे पिताजी की घड़ी है, उन्होंने मुझे 3 दिन पहले दी थी। इवन मेरे वॉल पे, जो मेरी वॉल पे लगी हुई वॉच है, वो भी 8 दिन पहले बंद हुई। इवन मेरे बिल्डिंग के बाजू के आजू बाजू के ऑफिस है, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर यार मेरी घड़ी बंद हो गई है और अशुभ है। मुझे स्टार्ट में ये रियलाइज नहीं हुआ 8 दिन पहले, मगर ये जब 3 दिन से सब जी मुझे बता रहे हैं यार डॉक्टर मेरी वॉच बंद हो गई है, मुझे मेरी घड़ी बंद हो गई है, तब मुझे रियलाइज हुआ अरे यार अपने मेरे बाजू वाली बिल्डिंग पे तो 5G टावर लगा है जून जुलाई में। और जी ये जो घड़ियां रहती है, इसका जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रहता है बहुत स्लो, बहुत माइन्यूट रहता है, बहुत छोटे लेवल पे काम करता है। वो सिर्फ एक घड़ी का टिक टिक करना चल रहता है उसका, तो इसके लिए बहुत माइन्यूट लेवल पे काम करता है। इसका मतलब अभी जो 5G टेस्टिंग ट्रायल चालू हुआ है वो बहुत ही लो लेवल पे है। सेकंड मैं बात कहूंगा आपको, कोरोना वायरस जो है वो पैंडेमिक है, वो वायरसेस तो था, लैब में बना था, मगर जो जी टेस्टिंग एंड किट है वो 1984 की टेस्टिंग किट है, जो किसी भी वायरस को, ना ही सिर्फ कोरोना वायरस को, कोई भी वायरस को वो पॉजिटिव दिखाती है। वो ये नहीं वो सर। कोरोना सर का ही पॉजिटिव दिखाएंगे। जी
सर एक सेकेंड, किसी एक को अभी लाइव स्ट्रीम से थोड़ा हटना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्रीन जो है वो फुल हो चुका है, बार बार मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है। तो जब क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू होगा तो आप वापस आ सकते हैं। कोई एक अगर जाने को तैयार है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन पूरा फुल हो चुका है, बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है मुझे। एनीबडी वांट टू लीव? मैं किसी को हटा दूं यहाँ से अभी फिलहाल के लिए? ओके, अभी ठीक है, ठीक है, जी ओके सर। देखिए, ये जो वायरसेस है, ये तो मैन मेड है, मैंने आपको कहा है 10103071, ये उसका पेटेंट नंबर है। मैंने इसका जी इसका मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया है, मैंने कमिश्नर को लेटर लिखा है, मैंने कलेक्टर को लेटर लिखा है, मैंने मुख्यमंत्री को, मैंने गृह मंत्री को अमित शाह को, मैंने पंतप्रधान मोदी साहब को, इवन मैंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ट्वीट किया है। मैंने कहा है जी उनसे कि ये वायरस मैन मेड है, ये वुहान लैब में बना है, इसको बिल गेट्स ने फंडिंग किया है, आप इन लोगों पे गुनाह दाखिल कीजिए हम लोगों को मारने के लिए। अगर ये कहते हैं कि झूठी बातें इंफॉर्मेशन देना गुनाह है, अगर मैं झूठ बात कह रहा हूँ, वो भी मार्च से, मैं लीगल प्रोसेस से सिर्फ लोगों के आके बताना, ये प्रशासन काम नहीं करता है। आपको प्रशासन को बताना पड़ता है, रिटर्न में बताना पड़ता है कि ये चीज है, और एविडेंस देने पड़ते हैं। मैंने एविडेंस दिए है, तो भी ये जी हुआ नहीं। तो ये जो है, ये कवर अप है एक्चुअली। ये वैक्सीन का लाने का और टेस्टिंग का, ट्रायल का, ये जो किट आए हैं, सॉरी मेरी स्क्रीन लॉक होगी, तो टेस्टिंग एंड ट्रायल जो है वैक्सीन, सॉरी वायरसेस के, ये 1984 की किट है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम भी हुआ होगा तो भी वो आपको पॉजिटिव दिखाएगा। और ये जो सब जी स्कैम चल रहा है, ये स्कैम जानबूझ के है। ये जानबूझ के इसलिए है, इनका एजेंडा है, वो खुद कहते हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन 2010 का उनका एजेंडा है कि हमें जी लॉकडाउन करना है, टेस्टिंग एंड ट्रायल कराना है, वैक्सीनेशन देना है। अगर इवेंट 201 आप अभी पता चला है, जी 201 नाम का इवेंट आपको अभी पता चला है, और वो कैसे किया जाएगा वो आपने देखा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों को उनको समझाएंगे, टीवी मीडिया सोशल मीडिया से बताएंगे वायरस आया है, फिर वो वायरस को रोकने के लिए क्या करना है, तो हम रोकने के लिए फिर उस पर हम प्रोविजंस बताएंगे, मास्क बताएंगे, सैनिटाइजेशन बताएंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसके बाद में लोगों को डिस्टेंसिंग करवाएंगे, फिर हम उसके लिए जो है पुलिस लॉ लगवाएंगे। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने आज पहले पुलिस लॉ लगवाया, फिर मास्क लगवाए, फिर सैनिटाइजेशन लगवाया। अब कल की बात है, अमेरिका ने सैनिटाइजेशन यूज को बैन कर डाला है, क्योंकि सैनिटाइजेशन की वजह से कैंसर होता है, एक्सेस ऑफ सैनिटाइजर से। तो ये चीजें जो है, ये वो बता के कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये बता के हो रहा है। इलॉन मस्क का कल का, उन्होंने एक साल पहले कहा था कि हम माइंड जो है वो कंट्रोल करने की हम चिप लाने वाले हैं। और कल की जी न्यूज है, कल की न्यूज आई है, इलॉन मस्क ने वो चिप सक्सेसफुली कल लॉन्च कर दी है। अब जी जो भी लोग आपकी माइक्रोचिपिंग आईडी 2020, मैंने कहा ये बहुत माइन्यूट चीज है, ये प्लान जी नहीं है, एंड गेम प्लान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एंड गेम प्लान है। आपको सबको कैंसर हो गए 2024-25 तक, 80 से 90 करोड़ लोग कैंसर से मरेंगे। और वो मरने के बाद जो भी बचेंगे, जो भी सर्वाइवल फिटेस्ट रहेगा, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, जो जंगल का नियम रहता है, वो जी बचेगा, उन पे जो है ब्रेन इम्प्लांट किए जाएंगे। ये इलॉन मस्क का कल का खुद का वीडियो है, जिसमें लिंक भेजूंगा मैं आपको। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास वो इम्प्लांट आया है। और बिल गेट्स एक इंटरव्यू में खुद कहता है कि इंटेंशनली स्प्रेड वायरस, तो इंटेंशनली स्प्रेडेड वायरस है, क्योंकि पेंडेमिक होगा, लॉकडाउन होगा, पूरी इकोनॉमिकल क्राइसिस होंगे, लोग कर्जा लेंगे। जब कर्जा लेंगे तो उनका कर्जा वसूली करने के लिए सिस्टम चाहिए। कल मैं कर्जा लूंगा और मेरे कर्ज, मैं मर जाऊंगा 2025 में कैंसर से, तो मेरा ये क्लिनिक है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा सोना है घर पे, वो कोई भी आएगा कहेगा ये मेरा है। तो ये सब ना हो, इसलिए वो आईडी लाया है, जिसके साथ आपकी प्रॉपर्टी, घर द्वार, गाड़ी बंगला, सोना नाना सब अटैच रहेगा। 2024-25 तक जब आप मरेंगे, और मरने के जी बाद गवर्नमेंट को टेक ओवर करने के लिए वो चीजें इजी जाए, इसलिए ये हो रहा है। अब जो बचेंगे उनके लिए तो ये आया है, इम्प्लांट आया है, वो आएगा। मैट्रिक्स मूवी जो थी, जी मैट्रिक्स मूवी 1996 की मूवी है, 1996 की। उसमें जो एक्टर था, उसने खुद कहा था 2006 में, द मैट्रिक्स वॉज नॉट अ मूवी, इट वॉज अ डॉक्यूमेंट्री, यानी वो माहितीपट था। ये उसने स्टेटमेंट दिया था। मगर आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो कि वो क्या है। आप देखिए मैट्रिक्स मूवी क्या थी।
इवन अभी आपको मैं कहूंगा, जिनके पास अभी मोबाइल है, आप प्लीज गूगल सर्च जाइए एंड प्रीपेड 101 सर्च कीजिए और मुझे बोलिए क्या आता है। मैडम आप भी सर्च कीजिए प्रीपेड 101 क्या है। अभी तो मेरे पास फोन नहीं है। मैं बाद में एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें जो साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है जो पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है और वो हर जगह जो है टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहा है कि कहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस में है। और उसने बताया है अपने वीडियो में, टेड टॉक में वो आया था बंदा, और उसने बताया है पूरा कि हम फ्यूचर में जो है वो माइंड जो है वो उसको एक चिप हम ब्रेन में इम्प्लांट करेंगे, जिससे आपकी जो सोचने की शक्ति है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी, आप किसी और के दिमाग के अंदर एंटर कर सकते हैं। मैं आप यही मतलब जो यही चीज वो एक, चिप है जो जी कल वो जो, इलॉन मस्क ने लॉन्च की है। जी वो ये मैंने कल जो वही देखा चीज है, है। जी मैंने जो देखा है वो एक्चुअली मैं उस पर वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अभी जो हमारा चल रहा था सीजन, ये जो महामारी का, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं भी होल्ड करके रखती हूँ। तो मैं वो मैं जो, आपको मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ये जो प्रीपेड प्लान है ये है एजेंडा 2020-30 का। 21 में आपको कैंसर दिया जाएगा जो 5G टावर से आने वाले हैं वेव्स। मेरे आज 8 दिन में मेरे पास इतने स्किन पेशेंट बढ़े हैं, हर रोज यहाँ पे 1 या 2 पेशेंट आते थे, आज 5-5 6-6 यहाँ पे हर्पीस जोस्टर नागिन जिसे कहा जाता है उसके पेशेंट आ रहे हैं, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट आ रहे हैं, यहाँ पे क्या चिकन पॉक्स के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। यानी वायरल डिसीजेस के जो पेशेंट है वो यहाँ पे 8 दिन से औरंगाबाद में बढ़ रहे हैं। 5G जी टेस्टिंग यहाँ पे चालू हुआ है 8 दिन से। तो अब ये जो जी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाएंगे तो इसका कैंसर का भी रेशो बढ़ेगा। जो इससे बचेंगे जी उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अब मैं जो आपको कहा था प्रिपेयर्डनेस फॉर 101 वो क्या है। प्रिपेयर्डनेस 101 इज अ ज़ोंबी एपोकलिप्स प्रिपरेशन है। अगर आप मानते हैं कि कोरो एजेंडा 21 अगर कोरोना अगर इवेंट 201 अगर कोरोना प्रिपेयर्डनेस है, अगर मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपेयर्डनेस 101 अगर ज़ोंबी एपोकलिप्स प्रिपेयर्डनेस है, तो क्या कहेंगे आप? लेकिन सर बहुत सारे लोग आपसे प्रूफ मांगेंगे, आपके पास ऐसा क्या ठोस सबूत है कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो सच है और वो होने वाली है? अमेरिकन अमेरिकन सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल, जिसके ऊपर से हमें सब जो भी नियमावली आ रही है कोरोना के बारे में, हमें मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें वैक्सीन लेना है, हमें हाथ धोना है, ये सारे जो गाइडेंस है वो सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल से आ रही है। आप पढ़ते होंगे, देखा होगा आपने। जी 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 यही यही इवेंट जो मैं आपको कह रहा हूँ प्रिपेयर्डनेस 101, ये अमेरिकन सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल के ऑफिशियल पेज के ऊपर है। ज़ोंबी एपोकैलिप्स में आपको क्या करना है, किस तरह से प्रिवेंट करना है, ये सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल के ऑफिशियल पेज पे है। जब आप वैक्सीनेशन, कोई भी आप ज़ोंबी मूवी देख लीजिए, उसमें उन्होंने दिखाया है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद वो सब ज़ोंबी बने थे। ज़ोंबी ये मैन मेड उन्होंने दिखाया हुआ है। इवन मैं आपको एक बात कहूंगा, रेसिडेंशियल इवल मूवी है 2001 की, 2002-3 में उसका सेकंड पार्ट था, 2006 में फोर्थ पार्ट आया, 2009 में उसका फोर्थ पार्ट आया। ये जो रेसिडेंशियल मूवी है, इसका जो लैब दिखाया गया है अम्ब्रेला फाउंडेशन, अम्ब्रेला कंपनी, उसका जो अम्ब्रेला जो सिग्नेचर साइन है वो ही वुहान लैब के कंपनी का साइन है। जी इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है मैम, देखिए इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकते हैं। तो जी जो भी वैक्सीनेशन लेने वाले हैं, और एक बात कहूंगा आपको, एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है जो वैक्सीन बना रही है अमेरिका में, उनका एक रिपोर्ट आया है परसों के दिन, अगर वैक्सीन को इफेक्टिव बनाना है तो उसको -94 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना पड़ेगा, तभी वो वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी। कोल्ड चेन मेंटेन करना आसान नहीं है, हिंदुस्तान जैसे कंट्री में तो बिल्कुल ही नहीं है जहाँ पे खेड़ों जी पाड़ों में जो वैक्सीन जाएगी। यहाँ पे औरंगाबाद में आते आते धूप काल में 48 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। राजस्थान में तो पूछो मत, दिल्ली में तो 50+ हो रहा है आजकल। तो वहां पे आप कैसे 94 डिग्री से टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे? इसका मतलब वो वैक्सीन जो है उसका कोई इफेक्ट रहने नहीं वाला। और मे भी वो ज़ोंबी में जा सकती है, अगर अमेरिका कह रही है, अमेरिका सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल कह रहा है कि ज़ोंबीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तो वही मैं जब मैंने सुनी ये न्यूज, तो मेरे पैर ठंडे गिर गए थे। मैं बोला ये अगर 201 इवेंट 201 खड़ा कर सकते हैं, अगर ये प्रीपेड 101 किया तो बहुत मुश्किल होगी। सबसे बड़ा है जो आपको कहा है, जो आपने पढ़ा, इम्प्लांटेशन ऑफ वो जो चिप है वो कल ही कंफर्म हुआ है। तो इसलिए सोना चांदी पैसा सब बेचो मत, खरीदो मत, पैसा संभाल के जी रखो। नवंबर में दिसंबर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है हिंदुस्तान पे।
आप आज की न्यूज देखिए, ब्रिटेन में आज से लॉकडाउन लग गया है, आज की न्यूज है। आज पेपर देखिए उठा के, दैनिक भास्कर, भास्कर ग्रुप का कोई भी पेपर उठाइए, हमारे यहाँ पे औरंगाबाद में दिव्य मराठी आता है। मैंने आज ही सेकंड लास्ट पेज पर न्यूज देखी है। यूके में, अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन में आज से लॉकडाउन लगा है सितंबर 2001 तक के लिए, सॉरी 2021 तक। जी सितंबर 2021 तक अगर ब्रिटेन लॉकडाउन लगा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी 2021 के नवंबर तक लॉकडाउन डिक्लेयर किया है। हिंदुस्तान में मार्च तक लॉकडाउन लगने वाला है और इससे बुरे हालात अगले साल होने वाले हैं। नोटबंदी जी जैसी एक सिचुएशन नवंबर दिसंबर में आने वाली है। पैसा संभाल के रखिए, संभाल के जी खर्चा कीजिए। सोना मत खरीदिए, चांदी मत खरीदिए, जो है जैसे है सेफ रहिए अपने घरदार बच्चों को, फैमिलीज को, क्योंकि अब नवंबर दिसंबर में बहुत बड़े रायट, बहुत बड़े दंगल हिंदुस्तान भर होने वाली है। सर, हमारे स्क्रीन पे कुछ दर्शक लोग हैं, मैं एक एक करके आप लोगों को अनम्यूट करूंगी और आप लोग अपने अपने सवाल या आपका कोई भी संदेश जो है आप बोलना चाहते हैं, आप लोग बोलिए। सबसे पहले एजे सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। ओके, एजे आप अनम्यूट हो चुके हैं, सो आप बोल सकते हैं। आपको अगर कुछ बोलना है, लोगों से कोई बात पूछनी है विलास जी से। उनका एजे फ्रीज साहब हो बोलिए। चुका हाँ, लग, हेलो। हाँ जी, हेलो, हेलो, एजे भाई बोलिए। शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम है उनकी। हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो, हेलो। आप बोल सकते हैं एजे हाँ, सर, बोलिए। नहीं उनका उनका वीडियो हैंग है, नेट है मेरा खराब है उनका, किसी और को लीजिए। चलिए कोई नहीं, मैं उनका हाँ नेट नेट सर, मैं नेट बोलना नेट हैंग चाहता है हूँ उनका। हाँ हाँ जी कि बोलिए आप जैसे बताएं। जी। किसको पूछना हो तो प्लीज हाथ हाथ ऊपर कर दीजिए, मैडम आपको अनम्यूट कर देंगी। जी, एजे बोलिए। जी, वैभव सर बात करना चाहते हैं। वैभव, वैभव चांदेकर तो साहब नमस्कार। आज तक कपिल चौधरी साहब नमस्कार बोलिए। एक मिनट, कपिल चौधरी सर बोलना चाहते हैं। हाँ देखिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी जी, बोलिए। हाँ, दो चार सब। हाँ, उनका म्यूट हो गया है, ओके ओके, मैंने म्यूट हो गया। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो 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 जी सर बोलिए बोलिए, जी जी आ रही है आवाज, बोलिए। हेलो। जी सर बोलिए। हेलो सर, कपिल सर, चौधरी साहब, आपकी आवाज आ मुझे रही है, लग आप बोलिए। इंटरनेट की प्रॉब्लम है लगता है। उनका हो गया है। वैभव सर बोला, चांदेकर साहब बोलिए। अच्छा मैडम उनको जी म्यूट कर रहा है। जी बाबू जी बोलिए। वैभव जी आप बोल सकते हैं। चांदेकर साहब बोला। हेलो, वैभव सर बोलिए। बोलो। कोई भी बोलिए सब, हाँ जी। सब अनम्यूट हैं, आप सब लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सुन सकते हैं कपिल जी, वैभव जी। हाँ, हाँ तो बोलिए, आप सवाल ठीक पूछिए। बोलिए। बोल रहे हैं। जी अनम्यूट है, सब अनम्यूट है, बोलिए। आज देखिए, कोरोना करोड़ कर, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हेलो,
देखिए मैंने 2000 इसकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, जब आएंगे तो बात करेंगे, मैं रुक जाऊंगा। 2019 में जब चुनाव हुए, 23 मार्च 2019 को चुनाव की जब बिगुल बजा लोकसभा का, तब मैंने कहा था कि आप ऐसे उम्मीदवार चुन के दीजिए, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के दीजिए कि जो आपके लिए संसद में झगड़े, आपका मुद्दा मांडे, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम रहता है देश के लिए बिल बनाना, कोई भी संविधान में चेंजेस होना, कोई भी बिल हो। आज कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके जो है आवाज संसद में उठा नहीं रहा है। कोई भी बंदा ये नहीं बोल रहा है सरकार को कि पैंडेमिक है तो भाई उसके प्रूफ नहीं है, 5G टावर का टेस्टिंग एंड ट्रायल चल रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर से लोग मरने वाले हैं। मैंने मेरे फेसबुक पे लिंक दे दी है। 2020 के आगे अब हर 2 साल को जो है वो आपकी जनगणना होने वाली है। 2025 तक कम से कम 70 से 80 करोड़ लोग कैंसर ग्रस्त होने वाले हैं, मगर इसके बारे में कोई भी मीडिया बात नहीं कर रहा। तो आपको तब भी कहा था मैंने 2019 में कि आप चुन के दो, आप ऐसे लोग चुन के जो आपके लिए लड़े झगड़े बात करे, मगर नहीं माने लोगों ने। अनम्यूट कीजिए। हाँ? वैभव जी ने बोलो। म्यूट कर रखा है। हाँ जी कपिल जी बोलिए। हाँ देखिए, हाँ हेलो, देखिए जी कपिल सर बोलिए बोलिए। सर आपकी आवाज आ रही है कपिल मैं सर। हाँ बोलिए कपिल सर। पता नहीं उन्हें आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। आप जिसको भी बोलना है बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे कि इन्होंने बात की उन्होंने बात कीजिए, जिसको भी बात करने है बिल्कुल बात हेलो कर हेलो दीजिए। जी बोलिए। हेलो। आवाज आ रही हाँ, है, आवाज आ रही है जो। मैं बोलूं? जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। अच्छा देखिए, कोरोना, कोई तो बोल रहा है, अभी आवाज आ रहा है जो। आपकी मैडम, आपकी कपिल भाई, आपकी आवाज है। कपिल भाई आप ही बात कर रहे हो, बोलिए। कोई बोल रहा है ना, नहीं नहीं आप ही बोल रही है। अच्छा देखिए, कोरोना का बारे में मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी 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 कोरोना इज ए सिंपल डिजीज। कोरोना इज ए सिंपल डिजीज। इट जी जी कैन बी क्योर्ड बाय naturopathy or by Hahnemannian homeopathy within 4 days easily. जी 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 It cannot be cured by allopathy. जी Yes, it can be suppressed by allopathy, which may develop crisis in near future in human body. Allopathy cannot be cured any disease. It can only be suppressed, which is a cause of chronic disease. Like all that अमन are अमन भाई का बंद seen कीजिए, अमन भाई का, in the world, अमन भाई को and म्यूट कीजिए। as organ failure, that is kidney, heart, lungs, liver, which are transplanted by the allopathic surgeon later, are praised by innocent people and political leaders. So I request to all leaders to gain knowledge about human disease and cure, so that the position of lockdown and other situation allied with this
cannot come in future. With all these, I demand immediate stoppage of lockdown and strong action. कपिल भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है, And मगर strong action. आप फिर से मेरा कहना नहीं Strong समझ रहे हो। action may be taken to open all schools immediately. मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कपिल भाई चौधरी, कपिल भाई, I am not a जी, doctor but a patient, जो बच्चे से भोग कर हमने होम्योपैथी को अपनाया और खुद होम्योपैथी बन गया, खुद हैनिमेनियन होम्योपैथ। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कपिल भाई, मैं खुद एमडी होम्योपैथ हूँ। मैं खुद एमडी होम्योपैथी हूँ। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन होम्योपैथी। तो आपका ये जो कहना है, मैं आपसे कहता हूँ, आपने जो सारी बातें कही वो सारी बातें कोरोना के आजू बाजू थी। यही तो प्रोपोगंडा है, यही तो सबसे बड़ा प्रोपोगंडा है कि लोगों को दिखाया कुछ जा रहा है और पीछे और कुछ हो रहा है। मैंने मेरे कल के वीडियो में भी कहा था कि एक चाइनीज डॉक्टर है, जिसका मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, नाम जब लूंगा तो मुझे सब एविडेंस देने, एविडेंस मेरे पास है, एक्चुअली नाम याद नहीं मुझे। 1993 1993 में एक टेक्निक थी वहां पे चाइना में, जिसकी वजह से लोग हेल्दी बन रहे, जैसे यहाँ पे अपनी योगा है, प्राणायाम है, वैसे वहां पे एक टेक्निक थी। वो टेक्निक करके लोग हेल्दी बन रहे थे, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही थी, रेजिस्टेंस पावर बढ़ रही थी। तो चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सभी लोगों को 1996 में उठा के जेल में डाला। लगभग 50 लाख लोगों को जेल में डाला गया था, और उन 50 लाख लोगों में से हर रोज हजारों लोगों के, जिंदा लोगों के, बिना एनेस्थेसिया दिए, बिना भूल दिए, उनके बदन को चीर के उसमें से ऑर्गन निकाल के ट्रैफिकिंग की गई। वो 2014 तक चला। लगभग 10 से 12 लाख लोगों के ऑर्गन निकाल के ब्लैक मार्केट में बेचे गए। वो जो डॉक्टर था, उसको इस बात पे पछतावा हुआ, और उसने इस चीज को 2014 में यूएन के सामने जाके रखा। उसने कहा, ये ऐसा ऐसे हो रहा है चाइना के अंदर, और मैं इसको सह नहीं पा रहा हूँ, मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके सामने रखा। तो 2014 से अब तक चाइना के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की केस चाइना के खिलाफ यूनाइटेड नेशन कोर्ट पे चालू है। अब क्या हुआ, 2014 से ऑर्गन नहीं मिल रहे हैं ब्लैक मार्केट में, तो इन्होंने 2016 से हिंदुस्तान में ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म भरवाना चालू कर दिया। अब तक मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट्स के और मैक्सिमम कॉमन लगभग 30% 35% इंडियंस से उन्होंने फॉर्म भरवाए हैं ऑर्गन डोनेशन के। और अब आपको स्कैम दिख रहा होगा कि बहुत से कोरोना की बॉडी दे ही नहीं रहे हैं, और जब किसी ने जानबूझ के बॉडी ली, देखी, खोली, तो ऑर्गन गायब से। तो ये कोरोना पैंडेमिक, ये सब जो सारा मार्केट है, बहुत बड़े लेवल पे है। मैंने सर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। जी। वैभव जी, आप बोल सकते हैं, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, कोई भी बात कीजिए जी। एक्चुअली बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो वो स्क्रीन जो है वो फुल हो जा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग से सवाल पूछिए, वरना मैं बाद में बात करूं। हेलो योगेश, हाँ जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जैसे कि इसमें बजाय सोच 5G टावर को लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे बचने का प्रयास क्या है? सर देखिए, यही तो सबसे बड़ा है प्रॉब्लम, कि हमें कुछ पता नहीं है कि उससे बचा कैसे जाए, क्योंकि इसको इंस्टॉल करना यही सबसे बेहतर है। ब्राजील में, ब्रिटेन में लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की है, लड़ रहे लीगल वे से। इवन हिंदुस्तान में वो बैन करवाया था सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, फिर भी सरकार ने परमिशन दी है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सरकार सब कुछ करवा रही है, सरकार बैकडोर से सब कर रही है,
और कोई इस पे सवाल नहीं उठा रहा, ना विपक्ष सवाल उठा रहा है, ना कॉमन पीपल सवाल उठा रहे हैं। तो इससे वो 5G टावर से बचना, इसका सिर्फ लोगों को अवेयर करके उसको बंद करवाना, यही एक ऑप्शन है। लीगल वे से आप अभी पानी पुल के नीचे से जा चुका है, आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हो। और 5G टावर्स, इवन मैं आपको ये बोलता हूँ, ये जो कह रहे हैं अभी वैभव साहब ने कहा कि कोरोना वायरस ये सब लोग उसके तरफ, लोग उसकी तरफ घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं। मगर मैं आपको एक बोलता हूँ, जब कोरोना से महाराष्ट्र औरंगाबाद में सिर्फ 3 मौतें हुई थी मेरे सिटी में, तब यहाँ पे सारी नाम के डिसीज से, सार्स नहीं, सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इसको उन्होंने नाम दिया था। ये कवर अप था एक्चुअली। 5G टावर का टेस्टिंग एंड ट्रायल जब चालू हुआ तो ये डायरेक्ट आपके लंग्स के जो सेल्स रहते हैं उस पर इम्पैक्ट करता है, और एक्यूट सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिखता है जो अस्थमा लाइक सिम्टम है। इन्होंने उनको कोरोना भी निगेटिव आया कोरोना की रिपोर्ट के अंदर, तो उन्होंने नया लेबल लगा दिया, सारी नाम का डिसीज है ही नहीं, ये तो कंडीशन है। अस्थमा के अंदर या फिर आपके किडनी फेलियर के अंदर आने वाली सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, ये कंडीशन है। इसको उन्होंने बीमारी दिखा के 130 मौतों को कवर अप कर दिया औरंगाबाद में। मैंने सवाल उठाए तब भी। तो ये जो डिसीजेस है 5G टावर के, ये बहुत सीवियरली इम्पैक्टेड है। और जो बच्चे कुछ है वैक्सीन में आने वाला है कैंसर, उससे जो बचेंगे वो खाने में आने वाला है। इन्होंने तीनों की तीनों चीजें, तीनों जिस 6 महीने के अंदर लॉन्च कर डाली। बीटी ब्रिंजल कल लॉन्च हुआ है, 5G टावर नवंबर में लॉन्च हुए, और अब जो है कैंसर के जियोमो सीड्स चालू हो चुका है। यानी तीनों के तीनों वैक्सीन, आज के पेपर में न्यूज है 600 करोड़ वैक्सीन हैदराबाद के वैली में बनाने वाले हैं, और इसके लिए करोड़ों का पैसा हमारे टैक्स पे से जाने वाला है। इवन लॉकडाउन की वजह से पूरी इकोनॉमी खत्म हुई है, वो और बहुत बड़े लेवल पे क्राइसिस नवंबर दिसंबर में आने वाला है। योगेश जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर वन मोर क्वेश्चन। जी सर, जैसे कि मेरा बेटा है 5 मंथ्स का, तो उसको पोलियो का टीका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, कुछ मत दीजिए सर। पोलियो वैक्सीन से कैंसर होता है। इसी मुद्दे के ऊपर हाईकोर्ट ने मेरी याचिका एक्सेप्ट की है पहली हियरिंग में। आज हिंदुस्तान में जो भी कैंसर मिल रहा है 30 इयर्स के नीचे का, वो सिर्फ पोलियो वैक्सीन से होता है। और एक्यूट फैसिड पैरालिसिस यानी पोलियो के ड्रॉप से होने वाला एक अलग पोलियो है, जिसको एक्यूट फैसिड पैरालिसिस कहा जाता है, जिसकी वजह से 2002 से लेके 2018 तक 4,80,000 बच्चे पैरालाइज हुए हिंदुस्तान में। ये आंकड़ा आपको सरकार नहीं दे रही। ये मैं 2015 से बात कर रहा हूँ उस पर। कोई पोलियो देना, मुझे 2 बच्ची आए, एक बच्ची मेरी 2.5 साल की है, बड़ी बच्ची 7 साल की। आज तक एक टीका नहीं दिया है मैंने उनको, कोई टीका नहीं दिया है। ओके सर। ओके योगेश जी, आप जो स्क्रीन है उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी एंटर कर सकते हैं इससे फिर, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार में 10 लोगों को ले सकती हूँ अपने स्क्रीन में, उससे ज्यादा लोगों को नहीं ले सकती। तो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। या थैंक यू सो मच। अमन साहब कोई पूछना चाहते हैं? आप बहुत देर से आप यहाँ पे, और पूछे नहीं आपने कुछ। बहुत टाइम से हैं ये। अमन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए। मैंने अनम्यूट किया इनको। नहीं, यहाँ पे अभी भी म्यूट दिखा रहा है मेरे यहाँ से। मेरे यहाँ से हो नहीं रहा है अनम्यूट। अमन भाई, आपने माइक बंद किया है, आपका माइक बंद है। मेरे तरफ से नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया। हाँ, उनका माइक बंद था, बोलिए। शायद जी भाई, आपका नेट नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है आपकी। तो ये जो है, इसका जवाब है ना, हमारे पास नहीं है। ये कुछ जो है भाई, मुझे सबसे बड़ा डाउट है जो किसी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। मुझे बताइए, सचिन पायलट हुआ, गहलोत हुए, कमलेश क्या नाम उनका, वो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री, या फिर आए हुए नए मुख्यमंत्री, हर कोई जो बड़ा नेता है वो उसकी पोजीशन के लिए क्यों मर रहा है अभी? क्या है ऐसी बात कि उनको वो पोजीशन चाहिए आज? यानी मैं आपको कहा हूं, एक क्लब है, एक बहुत बड़ा क्लब है, जिस क्लब में
उन लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सिर्फ हमें पता नहीं है। हम जो कॉमन लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे, इनको पता नहीं क्या होने वाला है, मगर जो क्लब मेंबर है वो क्लब मेंबर्स को पता है क्या होने वाला है। तो हम लोगों को पता नहीं है, जिसलिए वो पोजीशन, सत्ता, पैसा, इसके लिए इतने। जी जी जी, पूछिए तो पूछिए। मेरा सवाल ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, तब हमारे साथ अच्छा होगा। जी क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही जी है? जी जी जी, आ रही है, आ रही है। जी जी, अमन भाई बोलिए। तो सर वही, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें बचपन जी। सिखाया जाता है। पर इतने बड़े लेवल पे जब इतने सक्सेसफुल इंसान जब इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं और ह्यूमैनिटी के बारे में इतना गंदा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत लगती है कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए या अच्छा करना चाहिए। आपको कल का सीतारमन जी का स्टेटमेंट पता है, उन्होंने क्या कहा है? इस कोरोना लॉकडाउन में इकोनॉमिकल जो क्राइसिस हुआ है, इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा है उन्होंने। आपने आपने वो स्टेटमेंट सुना अमन भाई? तो एक्ट ऑफ गॉड क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। इनका गॉड है ये जो इल्यूमिनाटी है, जो नो फ्री सर, मेसन कौन है, सी? ये जो इल्यूमिनाटी मेंबर, ये फ्री मेसन जो है बड़े लेवल पे जो वर्शिप करते हैं, ये अपने भगवानों की, आपके अल्लाह की, मेरे भगवान की, या फिर क्रिश्चियन की, यीशु की, इनकी पूजा नहीं करते हैं। उनका गॉड है लूसीफर, द राइजिंग मॉर्निंग स्टार, और जिसको जद्दाल भी कहा जाता है। वो उनका सेवियर है, वो उनकी पूजा करते हैं, वो उनका गॉड है। रॉकफेलर, रॉकफील्ड, ये जो लोग हैं, इनका जो गॉड है वो लूसीफर है। वो मॉर्निंग राइजिंग स्टार आने वाला है, वो उनका सेवियर है, ये उनका है गॉड, उसके लिए इन्होंने ये किया है। आपके सामने हो रहा है सब, आप समझ नहीं रहे हो। आपके सामने है, ये इल्यूमिनेटी मेंबर जो है आपके सामने है, उनके साइन से, ये वन आई जो है, ये साइन है उनके, ये साइन है उनके, ये वाला जो करते हैं हीरो एक्टर्स, फिल्म स्टार्स, ये साइन है उनके। इवन उनको आपके आपके सामने जो अपना शर्ट ये रहता है, जैकेट्स, जो शर्ट है, इसके जो बटन्स रहते हैं, एक्चुअल में ये बटन्स के अंदर ये जो 3 उंगली है, इसको यहाँ पे डाल के इस तरह से 2 उंगली बाहर रखना, ये साइन है उनके। ये आपके सामने है, आपके सामने फोटो खिंचाते हैं तभी साइन देते हैं आपको कि हम उसके मेंबर है। और हमारा गॉड जो है वो लूसीफर है। इवन सबसे बड़ा उदाहरण मैं कहूंगा शाहरुख खान की RA1 रावण जो मूवी है, उसके अंदर जो शाहरुख खान ने एक गेम में के हीरो का प्ले किया है, उसका नाम लूसीफर है। आपके सामने है ये, आपके सामने बता रहे हैं, और आपको दिखता नहीं, आपको पता नहीं। उनके कहने का मतलब ये है अमन जी के कि हमको सिखाया जाता है कि हम अच्छा काम करें, लेकिन हमें सामने से बुराई मिल रही है, तो क्या हमें बुरा बनना चाहिए? शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ सर, इस तरह से जो आपको हमें जो सिखाया गया है वो हमारा नेचर है, हमारा धर्म है, और वो जो कर रहे हैं वो उनका धर्म है, क्योंकि उनका गॉड लूसीफर है, उनका गॉड शैतान है, और वो मानते हैं उसे, वो उसको बिलीव करते हैं। अगर इसको आपको देखना है तो उसके लिए लूसीफर नाम की हॉलीवुड की सीरियल है, इवन सुपर नेचुरल नाम की एक हॉलीवुड की सीरियल है, आप उसमें भी देख सकते हैं। मैं आपकी इसलिए इधर आया हूँ, एक्चुअली मेरे दोस्त की कैबिन है, मैंने उसको बुक दी थी कल पढ़ने के लिए, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब इस बुक में है, इसके लिए मैं ला रहा हूँ बुक, वो मेरे कैबिन में। आपने जो पूछा धर्म, जो हमारा धर्म है वो ऐसा कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं, देखिए ये विवेकानंद जी की बुक है जो मैंने मेरे दोस्त को कल पढ़ने को दिया था। जो सवाल तुमने पूछा, यही सवाल मेरे एक दोस्त, मेरे बाजू वाले कैबिनेट सीए है, उन्होंने पूछा था कि सर कि हम तो ऐसे नहीं है, मगर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग क्यों डरते नहीं है। मैंने मेरे पिछले एक वीडियो में कहा था, जब राम राज्य में अगर रावण था, कृष्ण के राज्य में अगर कंस था, तो आज के ये जो पॉलिटिशियन और ये बिग लोग है, ये आज के राक्षस है, ये आज के राक्षस है। तब के जमाने में वो राक्षस थे, आज के जमाने में ये राक्षस है। सिर्फ इतना है कि आज के जमाने का रावण के लिए मारने के लिए राम पैदा नहीं हुआ है, न कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण आए हैं। यहाँ पे हमें ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ने वाली है। मुकेश चौधरी जी कुछ बोलना चाहते हैं? मुकेश जी बोलिए। मैं आपको फिर से बताऊं, लाइफ आफ्टर डेथ ये बुक का नाम है, स्वामी विवेकानंद की बुक है।
मैम सर नमस्ते मेरी मम्मी सर। कहती है कि अगर किसी का नमस्ते। बुरा करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी अच्छे से, तो क्या वो लोग सोते होंगे अच्छे से? ये लोग देखिए, कर्मा जो है, कर्मा हर किसी का लिखा हुआ है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपके कर्म से अच्छा ही होने वाला है हाथों से, मगर आपका कर्म अगर नसीब से लिखा हुआ है बुरा, तो आपके हाथ से बुरा ही होने वाला है। क्योंकि ये सब चीज है, ये आपके जो अब ये जो स्पिरिचुअली मानते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मैं मानता हूँ। मैं आज जो बात कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर आप डरते नहीं क्या, जब बाकी जब राजू दीक्षित जी का खून हो चुका है तो आप क्यों नहीं डरते हो? राजीव दीक्षित साहब 2010 में उनका खून हुआ, जो इसी तरह से अवेयरनेस ला रहे थे लोगों में। तो वो आपके आत्मा के साथ वो जुड़ी हुई चीज है, इम्प्रिंटेड चीज कहते हैं उसे, लाइफ आफ्टर डेथ। ये जो बुक है इसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि आत्मा नश्वर है, क्योंकि उसका नाम है नन हैज पावर टू डिस्ट्रॉय द अनटचेबल। अनटचेबल यानी आत्मा। तो आपकी आत्मा पे अगर प्रिंटेड है कि आप अच्छा कर्म करना चाहते हो, कर्म करना है आपको, तो आप कितना भी बुरा करना चाहो, आपका कर्म जो आपके आत्मा के ऊपर है वो नहीं करने देगा। और जिसके आत्मा पे लिखा है कि वो बुरा कर्म ही करना चाहता है, वो कितना भी ट्राई करे, वो अच्छा नहीं कर पाता है, वो बुरा ही करता है, क्योंकि उसके ऊपर इम्प्रिंटेड है। नमस्ते। नमस्ते जी जी मुकेश जी बोलिए। महेश सॉरी। मुकेश सर नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है मैम, जी जी कोरोना के लेकर, जैसे कोरोना कोचिंग वगैरह लाइब्रेरी वगैरह बंद है, मैं एक कंपटीशन का स्टूडेंट, तो मेरा यही कहना है कि जब ये कोचिंग वगैरह लाइब्रेरी वगैरह सब बंद हैं तो फिर ये एग्जाम क्यों करवा रहे हैं? इससे तो भेदभाव हो रहा है ना, जो पढ़ पा रहे हैं कोई किसी को माहौल नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा ना आपको, ये बात इक्वलिटी की नहीं है, ये बात एग्जाम्स की भी नहीं है। ये क्या करेंगे, इनका कहना है कि अब एग्जाम के लिए बुलाओ लोगों को, बच्चों को बुलाओ, फिर वो आएंगे, फिर वो आए, इसका मतलब उन्होंने इन्फेक्शन अपने गाँव को लेके गया। अब स्प्रेड हो चुका है कोरोना फिर से, जैसे तबलीगी के ऊपर उन्होंने नाम डाला था जमात पे और फैला जैसे डर फैलाया, वैसे अब स्टूडेंट्स के साथ करेंगे। अब ये लोग आए, एग्जाम को दिए और ये चले गए गाँव, कब कोरोना हो गया, फिर से लॉकडाउन लगाओ। ये खेल है दोस्तों, ये खेल है। हम उसके साथ खेलते जा रहे हैं, ये खिला रहे हैं हमें और हम खेल रहे हैं। मुझे ने कहा ना, ये गणित है, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल। जो यहाँ पे जीत जाएगा वही। सर इसका कोई ऑप्शन भी तो नहीं है? मैं कह रहा हूँ आपको, आप लोग जगाइए, आप लोगों को जगाइए, आप लिखिए, कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, इनको लिखिए कि हम जब उनके पास लेटर जाएंगे, हजारों लाखों संख्या में लेटर जाएंगे उनको, कि लोग जाग रहे हैं, लोग समझ रहा है ये खेल है और हमको इस तरह से मत खेलिए। तब ये प्रशासकीय अधिकारी जो IAS और IPS ऑफिसर है, इनको सब पता है, इनको सारा खेल पता है। ये सब हायर लेवल के जो है ऑफिसर, इनको सब पता है, इनको ऐसा नहीं इनको पता नहीं है। लॉकडाउन लगने के 1.5 महीने पहले मोदी साहब ने सभी IPS ऑफिसर्स की मीटिंग पुणे में ली थी। सभी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर जो थे पूना में आए थे लॉकडाउन लगने के 1 महीने पहले। तो इनको सबको बता के रखा हुआ है कि इस पैंडेमिक को कैसे हैंडल करना है, लोग रस्तों पे उतरते हैं तो क्या करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं मास्क का पहले से विरोधी हूँ। 23 मार्च का लॉकडाउन लगा था, मैंने मास्क पहना नहीं था, मैं वैसे निकला मेरे क्लिनिक से, मैंने फेसबुक लाइव भी किया था। मुझे रस्तों पे पुलिस दिखी तो मैंने बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कहाँ है मास्क, मैंने बोला सर भूल गया, घर पे रह गया। मास्क नहीं है तो रुमाल पहनो, फिर मैंने रुमाल बांधा। 1 अप्रैल को लॉकडाउन डबल चालू हुआ, मैं तब भी मास्क नहीं पहना था। तो लिटरली हमारे यहाँ पे जब चौक से निकला था मैं, 8 पुलिस वालों ने घेर के मुझे मारा है। 8 पुलिस वालों ने मुझे मारा है। मैं बोल रहा था सर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मारिए मत, मुझे पता है कोरोना बीमारी नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरी बात मानिए। तब भी उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, 8 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे मारा। मैंने कंप्लेंट की ट्विटर के ऊपर। तो पब्लिक को डरना नहीं चाहिए कोरोना से? मैं आपको कह रहा हूँ, सर्दी खांसी की बीमारी है कोरोना। ये जो वायरस है, अगर इतना डेडली होता था तो आज वुहान सिटी पार्टी नहीं करता था, आज फुल पार्टी कर रहे वुहान वाले। यस सर। तो कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना हमको हो चुकी है। मेरे औरंगाबाद सिटी के 65% लोगों को कोरोना हो चुका है। ये उसका परसों का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, सीरी का रिपोर्ट आया है। औरंगाबाद के 65% लोगों को कोरोना होके गया है। ये हमको सबको 75% लोगों को कोरोना हो गया मतलब
वायरल फीवर हो गया हमें, कोरोना नहीं हुआ है, कोरोना पहुंचा ही नहीं हिंदुस्तान में हमारे तक। हम जो है आप मैं मिडिल क्लास लोग हैं ना, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं ना एयरपोर्ट से कोई हमारे घर पे आता है। जी तो ये इन्फेक्शन जो है जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में जो एक किसान का उसमें एक 22 साल के किसान की मृत्यु हो गई, पॉजिटिव, तो क्या वो कोरोना से नहीं तो ये और कारण से? उसकी डेथ किसी और कारण से हुई होगी। कोरोना से डेथ जो होती है वो लैब का रिपोर्ट दिखाने के बाद वो दिखाते हैं कि कोरोना से डेथ हुई है। इटली के 150 डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करने के बाद भी, जो इटली में इतना बड़ा पेंडेमिक हुआ था जून जुलाई में, जहाँ 1 नंबर पे चल रही थी इटली, तो वहां पे एक भी मरे हुए पेशेंट के बॉडी के अंदर पोस्टमार्टम के बाद एक भी कोरोना का वायरस नहीं मिला। इतनी बड़ी बॉडी है, लाखों करोड़ों सेल से एक भी सेल, ब्रेन के, हार्ट के, लंग्स के, आइज के, लीवर के, किडनी के, इंटेस्टाइन में कहीं तो होगा वो वायरस। एक भी वायरस नहीं मिला, जबकि उनको लेबल था कोरोना वायरस से मरे। आज ये लेकिन सर वो पेपर में बता रहे हैं कि उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। देखिए सर्दी खांसी आया कि उनकी, देखो दुनिया यार एक बात बताओ, आप लोग समझने को तैयार क्यों नहीं होते इस बात को कि सर्दी जुकाम खांसी जो है वो निमोनिया का ही एक, निमोनिया आपने देखा है किसी आदमी को जब निमोनिया होता है तो उसमें लंग्स में पानी भर जाता है, आपको पता है ना ये बात। और क्यों कोई आदमी बीमार होकर के घर पे क्यों नहीं मर रहा है, घर में क्यों नहीं जान जा रही है, अस्पताल में जाने के बाद जान क्यों जा रही है? इतनी वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ, आप लोग को अभी भी नहीं इस बात का कोई मतलब, अभी भी आप लोग को विश्वास नहीं है इस बात पे? मेरा एक वीडियो था कल, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जब आपको बीमारी हुई है बचपन से लेके अब तक, आपके माँ बाप या फिर आपके माँ बाप को बीमारी हुई है तो उनको ले जाने के लिए पुलिस आई? कभी आप लेके गए ना? आपको आपके माँ बाप लेके गए बचपन में और अब आप लेके जाते हो गाड़ी में बिठा के, पुलिस तो नहीं आती है। ये पुलिस क्यों आ रही है आपको पकड़ के लेके जाने के लिए? ये सबसे मेरा कहना है, मैं कल भी कहा था मेरे वीडियो में, ये पुलिस लॉ है, इट्स अ मार्शल लॉ, ये मार्शल लॉ है। आपको जबरन लेके कंसंट्रेशन में डालना, आपको, आप कितने दब सकते हैं देखना, आप कितने दब सकते हैं, आप कितने कंट्रोल में आ सकते हैं। जब जितने कंट्रोल में आएंगे उतने कंट्रोल में आने के बाद उन पकड़ के उनको वैक्सीनेशन करना, वैक्सीनेशन के बाद वो, मैंने कहा ना, इवेंट 201 अगर सच हो सकता है, अगर प्रिपेयर्डनेस 101 अगर सच हुआ तो राम भरोसे हम खत्म सब कुछ। चलिए महेश जी, आपका प्रश्न हो गया होगा तो आप जी थैंक। हाँ जी प्रभास जी बोलिए, आपका क्या सवाल है? हाँ वंदे मातरम डॉक्टर जी, नमस्ते। वंदे मातरम प्रभास भाई, नमस्कार। कोरोना के बारे में तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब हम जानते हैं किस प्रकार कोरोना घोटाले के नाम पर सरकार ये सब कर रहे हैं। बस हम सॉल्यूशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। या जैसे पहले क्या होता था, अंग्रेजों या विदेशी भारत में जो लूट का तंत्र शुरू किया था, तो आजकल लगता है जो सरकार चल रहा है वो नहीं चाहते हैं कि ये लूट का तंत्र बंद हो। तो उस समय क्या होता है, काले अंग्रेज लूटते थे, इस समय नेता के रूप में जो गोरे अंग्रेज लूट रहे हैं, तो चाहता हूँ इसके खिलाफ हम किस प्रकार कार्रवाई करें, क्योंकि जो प्रशासन है सब कुछ उनके हाथों में है, सब कुछ उनके अभी कंट्रोल में है, तो किस प्रकार इसके खिलाफ हम काम करें? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। जी देखा मैंने, आपके बंगाली भाषा में लिखा हुआ है उसके पीछे। नहीं वो दिखा, आपके बैनर दिख रहा है पीछे, राजू दीक्षित साहब का फोटो है। हाँ एक्चुअली पूरा पश्चिम बंगाल में हमारा अभी जो काम चल रहा है, तो अभी तो हम लोग फिलहाल गांव-गांव में जाके जो गांव वालों को जो अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं, परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं। क्या होता है ना, उनका दिमाग में जो कुछ है, जो जिसे विदेशी कंपनी फायदा लिया है, टीवी में जो चलता है लाइव बाय 99% प्योर है, तो वो दिमाग में घुस गया है उनका। तो वो टीवी में बार बार अरे कोरोना में मर गया, तो उनका दिमाग थोड़ा आदमी को समझ में कुछ आ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? हम ये प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है टीवी चैनल के जरिए, और टीवी चैनल उन्हीं लोगों के हैं। ये जो 5 लोग हैं, रॉकफील्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन, बुश, क्लिंटन, ये जो लोग हैं, इन्हीं के 5 लोगों के चैनल है। मैं नाम लेता हूँ सीधे, इवन राजू दीक्षित भाई ने भी उनके पुराने वीडियो में नाम लिए थे। तब मैं राजू साहब को बहुत, तब कॉलेज लाइफ के तब सुनता था उनका, तो उन्होंने बहुत जागृति की है। तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो है ये स्कैम है। अगर ये स्कैम नहीं है तो आप इसके बारे में लॉकडाउन खोल देते हो, और आपकी सरकारी आंकड़ा है,
सरकारी आंकड़े से 75% हिंदुस्तानी को कोरोना होके गया है। जब हमको कोरोना होके गया है तो हम क्यों लॉकडाउन लगवा रहे हैं? तो आप कलेक्टर, कमिश्नर, तहसील, मुख्यमंत्री, इनको पत्र लिखिए, इनको लॉकडाउन खत्म करने को बोलिए। आप जितने ज्यादा प्रमाण में लोगों से पत्र अगर भेज पाएंगे उतना ये लोगों को समझेगा। मेन क्या है, आईएएस ऑफिसर जो है ना, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, ये मेन प्रशासन है। सरकारें आती जाती रहती है, मगर जो आईएएस ऑफिसर से, आईआरएस ऑफिसर से, ये मेन सरकार है, इनके हाथ में सब है। ये राजू साहब का एक वीडियो था पुराना, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो स्वाइन फ्लू जब आया था तो ये आया कैसे, क्या इसको लाया कौन? तो इसकी जो कंपनीज जो आती है, इसको जो मेडिसिन जो बनाती है, जो वैक्सीन बनाती है, इसका अगर 10,000 करोड़ रुपए अगर उसका बजट है तो उसका 10% वो मंत्रियों को मिलता है, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर को मिलते हैं उसके परसेंटेज, उसके अप्रूव करने के। ये राजू साहब ने इंटरव्यू उनके 2007 के वीडियो में उन्होंने कहा था। तो वो चीज अगर वो टाइम पे सच थी तो आज भी वही सच है। आज डॉक्टर हर्षवर्धन एक रात में डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर बने हैं, वो बख्शी से उनको उसका गिफ्ट मिला है। उन्होंने जो यहाँ पे कोरोना का टेस्टिंग एंड ट्रायल करवाया और वैक्सीन को परमिशन दिए है, ये ऐसे नहीं हुआ। जो मोदी कहते हैं दोस्तों ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है, तो ये ऐसे नहीं होता है, ये होता है बाय द पोजीशन ऑफ द पावर एंड द डिसीजंस। जो जेपी नड्डा जी एक रात में अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, तो ये ऐसे नहीं होता है भाई, ये ऐसे नहीं होता है, ये होता है एमआर रुबेला का कैंपेन का परमिशन दिया, जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन करवाया था। आप देखिए, पोलियो वैक्सीनेशन छोड़ा तो कोई भी वैक्सीन एज पब्लिक के लिए नहीं था 2013 से। सब वैक्सीनेशन आप अपने मर्जी से डॉक्टर के पास जाके अपने बच्चों को लगवा सकते थे, डीटीपी का, एमआर का, एमएमआर का, हेपेटाइटिस का, कोई भी वैक्सीन। मगर 2018 में एमआर रुबेला अकेला कैंपेन है जो 2013 के बाद में 2018 में मास वैक्सीनेशन को लाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ था, और ये सब काम किया जेपी नड्डा जी, तो उसका बख्शी से अध्यक्ष पद बीजेपी का। तो ये जो सब चीजें हैं, ये अमित शाह साहब हो गए। अमित शाह साहब तड़ी पारे, दुनिया जानती है क्या किया उन्होंने कैंपेन चलवाए मोदी साहब की इमेज बनवाई, सत्ता में लाया, सत्ता में लाके जो भी उनके खिलाफ काम करने वाले थे उनको एक एक करके हबाजू किया, खत्म किया, उनको एनसीआर एनपीआर लगवाने में मदद की। उनका बख्शिश क्या मिला? फिर वो बने गृह मंत्री भारत के। मोदी साहब ने क्या किया? मोदी साहब ने राइट्स करवाए गुजरात के 2002 में, फिर वैक्सीनेशन को एचपीवी की टेस्टिंग एंड ट्रायल करवाई 2009 में। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन जो है ये उन्होंने करवाए, ये बख्शिश है बिल गेट्स का, जो मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री। तो जो राजू साहब ने कहा था कि इसके आगे हिंदुस्तान में बाहर के लोग बिठाएंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, तो ये हुआ है। राजीव दीक्षित साहब के गुजरने के 4 साल बाद 2014 में ये हुआ है और ये होगा आगे। जी प्रभाव जी, आपको आपका जवाब मिल गया तो आप स्क्रीन छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे और भी लोग पूछना चाहते हैं सवाल। जी धन्यवाद। वैभव जी, आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अगर कल चल के गवर्नमेंट ने जबरदस्ती अगर वैक्सीन घर घर जाके अगर देने की कोशिश की, तो क्या मैं इसे उनको मना कर सकता हूँ, या मुझे वैक्सीन लेना ही पड़ेगा हर हाल में? आपको रिलीजियस वाला होता है जिसके अंदर शायद कोई चिप होता है, आपको रिलीजियस एग्जम्पशन आप मांग सकते हो। हर भारतीय को अपने रिलीजन के ऊपर जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। अगर आपका रिलीजन कहता है कि हमें गाय का मांस नहीं चलता है, आपका सूअर का मांस नहीं चलता है, ना हम आदमी को खाते हैं, तो आप उस तहत सरकार से कह सकते हो, ऑफिसर से कह सकते हैं कि आप मेरा राइट ऑफ एक्ट जो है रिलीजियस एक्ट बिलीफ का आर्टिकल 6 से कहा जाता है, आर्टिकल 6 नंबर है उसका, और आर्टिकल 25 नंबर है फ्रीडम ऑफ स्पीच में मेरी बॉडी को और मेरे बच्चे जो मेरे 18 साल के नीचे के हैं, जिसे हम पाल्य कहते हैं, मैं उसका पालक हूँ। पालक यानी पालन करता। वो 18 साल तक जब तक बड़ा नहीं होगा उसका पालन करने की जिम्मेदारी मेरी है, वो संविधान ने दी है। उसका क्या भला क्या बुरा वो मैं डिसाइड करने वाला हूँ। तो ये मेरा डिसीजन है कि मैं मेरे बच्चे को ये वैक्सीन दूंगा नहीं। 18 साल का जब हो जाएगा तो उसकी मर्जी है। मगर आज रिलीजियस बिलीफ के ऊपर, मेरे धर्म के ऊपर ये कायदा हिंदुस्तान में नहीं है, और इस कायदे के लिए मैंने हाईकोर्ट में 2019 में पहले ही याचिका दाखिल कर चुका। सर आर्टिकल फिर से एक बार बताइए, मैं लिख लेता हूँ। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 25।
आर्टिकल 6 और आर्टिकल 25। वैभव जी, हो गया आपका सवाल पूरा, Thank तो you, sir. Thank आप you. स्क्रीन छोड़ सकते हैं। वेलकम। थैंक यू जी। आशुतोष सर बोलिए। नमस्कार सर। हाँ यस मैम, एक्चुअली डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार सर, बोलिए। आप मेरी बात सुन रहे हैं सर? जी जी जी, आ रही है आपने जितनी बातें बोली हैं वो 100% सही है डॉक्टर साहब, मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जी जी। और मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली हम लोगों को जो बहस हमसे कर रहे हैं, हम उनसे इतना टाइम ना खराब करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपके साथ जो बिल्कुल ब्लाइंडली चल सकते हैं उन्हीं के साथ हम काम करें पहले। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ मैं सर आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल। राजीव दीक्षित साहब के जो लीडर थे, उनको बख्शिश मिला, वो बेचारे आज नहीं रहे, मगर उनका काम जो है बहुत हिंदुस्तानियों को जागरूक करके वो गए हैं। मैं यही कहता हूँ मुझे कि देखिए, मरना तो है, अगर आप कितना भी बचोगे तो 2025 तक ये सरकार आपको मारने वाली है। आप लिख के लो मुझसे, मैं लड़ चुका हूँ, मैं सभी से लड़ चुका हूँ, मैं सभी से मिल चुका हूँ, कोई आपके बारे में नहीं केयर करता है। मैं सभी मैक्सिमम जो बड़े लीडर्स है उनको पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, ट्वीट किया है, मिला हूँ जाके पर्सनली। अन्ना हजारे से पर्सनली मिला हूँ। अन्ना हजारे बोले मैं तो अब मरने वाला हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब तुम लड़ो। बोला अन्ना एक बार सिर्फ आप एक बार बाइट दे दो, सिर्फ टीवी पे लोग कैंसर से मरने वाले हैं तो सरकार सुनेगी। मगर बाबा नहीं माना, बाबा ने एक बाइट नहीं दी। ये चीज को हो गए 2.5 साल। मैं 2018 के जनवरी के 3 तारीख को गया था मैं, तो नहीं माने वो। गडकरी साहब से मिले, उन्होंने तो किया ट्राई, 400 कैंसर मेडिसिन को 75% डिस्काउंट में लाया। भारत की जनगणना इसके आगे हर 2 साल को होने वाली है, मैंने पोस्ट भी किया है मेरे फेसबुक पोस्ट के ऊपर। तो देखिए, मरना तो है, आज मरे या कल मरे, मगर बिना लड़े मरे तो वो तो नहीं हो सकता। मैं मराठा हूँ, और मराठे शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के हम वंशज, हम तो बिना लड़े नहीं मर सकते। मरेंगे, मरने के पहले कम से कम 2 को तो मार के जाएंगे, कम से कम 2 को तो मार के जाएंगे, अकेले तो नहीं मरेंगे। लड़ना तो है, ये मैं कह रहा है। अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जी सर। आशुतोष सर बोलिए। हाँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, और आपके साथ जो लोग आना चाहते हैं और पब्लिक को समझाना चाहते हैं उनको आप तो आपका काम फास्टर होगा। बिल्कुल आशुतोष सर, मैं 2015 से जी आई सर, आपकी आवाज आई, मुझे आई बिल्कुल। 2015 में मैं अकेला चल रहा था, और 2020 को अरुण विश्वरूप रॉय साहब आए, कोठारी साहब आए, और कुछ एक्टिविस्ट है मुंबई के, वो आए। तो जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे, जितने लोग ज्यादा बात करेंगे इसके ऊपर, जितने लोगों को जागरूक करके इसके बारे में बताएंगे, कलेक्टर, कमिश्नर, आईपीएस ऑफिसर को लेकर जाएंगे, जब उनको समझेगा कि लोग जाग रहे हैं। एक सेकंड, सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही है। जिसको सवाल पूछना है सिर्फ वो अपना माइक अनम्यूट रखे प्लीज। थैंक यू सो मच। तो ये जो है, लोगों को, या आप सिर्फ घर में बैठ के टीवी पे बात कर रहे हो, बाइट दे रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जमाना रास्ते पे उतरने का नहीं रहा है। पुलिस में मैंने कहा ना, मैं टीवी पे आपने देखा होगा कि एक बिना मास्क का जा रहा था, उसको मार रहे पुलिस। मैंने खाया है मार, 8 पुलिस वालों ने मिलकर मारा है मुझे। मैं कह रहा था सर, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, कि मेरे पैर में रॉड है, मेरे हाथ में रॉड है, अगर आप मारेंगे टूट जाएगा, मुझे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल बंद है। 1 अप्रैल की बात थी वो, तो मेरे बहुत बुरे हाल हो गए, नहीं माने पुलिस वालों ने। तो पुलिस जो है, ये पुलिस लॉ है। मैं 23 मार्च की वीडियो को कहा था, ये पुलिस लॉ लाना चाहते हैं, ये मार्शल लॉ लाना चाहते हैं। इसकी तैयारी उन्होंने एनपीआर, एनआरसी और सीए के टाइम पे की थी। तब आपको सिर्फ दिया था कि हम आपको उठा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालेंगे, ये करेंगे उन्होंने। मगर जब देखा पूरे हिंदुस्तान का माहौल, तो उन्होंने गेम प्लान चेंज किया, और उसका नाम उन्होंने कोरोना रखा। और जिसको उठा के लेके जाना है, पहले तो सिर्फ मुस्लिम लोगों के चल रहा था धिंगाना, तो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। अब तो हिंदुओं को भी उठा रहे हैं, जैनों को उठा रहे हैं, गरीब, इसमें कोई किसी को नहीं छोड़ रहे। जो बड़े लोग हैं, आप उनको देखिए, उनको अस्पताल में लेके नहीं जा रहे, कोरोना सेंटर पे लेके नहीं जा रहे, क्योंकि कोरोना सेंटर में लेके जाने के बाद वो लोग, इसके जो टाइमी फ्लू जो गोली है,
स्वाइन फ्लू की जो आई थी 2007 में, वो टैमी फ्लू के गोली का साइड इफेक्ट था सुसाइड। आप समझिए क्या चीज है, टैमी फ्लू गोली का साइड इफेक्ट था सुसाइड। और अभी जो रेबी फ्लू आई है ये उसी कंपनी की है। ये आपको जो विश्व सर बता रहे हैं, कोठारी से बता रहे, ये आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, कवर पिक्चर। अंदर का जो गेम है वो रोचे फार्मा जो है, वो रोचे फार्मा जॉर्ज बुश जूनियर के जो डिफेंस मिनिस्टर था उसकी कंपनी है वो। उसी ने टाइम फ्लू गोली लाई थी, उसी की जो है वो रैबी फ्लू मेडिसिन से वही वैक्सीन कंपनी का मालिक है। तो ये गणित समझिए आप, बिल गेट्स एक काम कर रहा है, उसका दूसरा ग्रुप जॉर्ज बुश एक काम कर रहा है, इलॉन मस्क जो है वो अलग काम कर रहा है, रॉकफिलर अलग काम कर रहा है, रॉकचाइल्ड अलग काम कर रहा है। ये लोग हर चीज पहले एक पैसा कंट्रोल कर रहा है, एक आपका दिमाग कंट्रोल करने के लिए चिप बना रहा है, एक आपके बच्चों को डिसीज करने के लिए वैक्सीन ला रहा है, एक आपके गोलियां बना के आपको सुसाइड करने के लिए गोली बना रहा है, एक जो है वो सत्ता कंट्रोल करने के लिए किसिंजर जो है वो मोदी साहब का सलाहकार है, जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर करवाया, जिसने ईरान वॉर करवाया, अफगानिस्तान करवाया, वियतनाम वॉर करवाया, जिसने हिंदुस्तान के शांति सेना भेजने के बाद राजीव गांधी का हत्या करने का प्लान तमिलनाडु के लोगों का नहीं था, वो ये किसिंजर का था, जो इजराइल का जो है बॉम्ब, क्योंकि प्लास्टिक एक्सप्लोजर सिर्फ 1990 के टाइम पे इजराइल बनाता था, उनका इजराइल का एक्सप्लोजिव हिंदुस्तान में आया कैसे और फटा कैसे। तो ये जो है ये बहुत बड़े लेवल का है गेम प्लान, और ये सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं 5 अलग अलग तरह से। इनका एक ही टारगेट है, मैट्रिक्स मूवी देखिए, मैट्रिक्स मूवी वॉज अ डॉक्यूमेंट्री, वो मूवी नहीं है, वो एक माहिती पट था, इनका आगे का भविष्य क्या है वो दिखाने का। ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर नाम की एक मूवी है, BLUEWORD ऑर्डर, ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर एक नाम की मूवी है, वो देखिए। उसमें किस तरह से ये लोग टावर्स के थ्रू वायरसेस का नाम लेके कैसे स्प्रेड करते हैं और बाद में लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये जो है मैडम जो कहा था कि थोड़ी देर पहले कि हम चिप लगवाएंगे और चिप से कंट्रोल करेंगे, तो इसका सबसे बढ़िया था ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर। एक्चुअली ग्रे वर्ल्ड ऑर्डर था एक मूवी का नाम, जो एक्चुअल में आई ही नहीं 2019 में, उस डायरेक्टर को मार डाला और उसकी ओरिजिनल कॉपी डिस्ट्रॉय कर डाली है। मगर ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर जो थी वो थोड़ी कम लेवल की है, मगर वो आसान है और कम बजट की पिक्चर है, इसलिए उसको रिलीज करने दिया। ये समझिए आप बहुत बहुत बड़ा है, इसका नवंबर में दिसंबर में इम्पैक्ट गिरने वाला है, और अगले साल आप संभल के रहिए, फैमिली को बचा के रखिए, जहां पे भी रहेंगे फैमिली को बचा के रखिए। जी, जो भी काम करने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं, सब अपने फैमिलीज को संभाल के, बच्चों को भी, वाइफ माँ को वाइफ को थोड़ा संभाल के, क्योंकि हम सब पे नजर है, हम सब पे नजर है। जी, अब किसी और को सवाल है तो मिक्स और सवाल होती है, हाथ ऊपर कर दीजिए मैडम, मैडम ऊपर कर देंगे आपका म्यूट। मोनू जी बोलिए। सर गुड आफ्टरनून सर। सर जैसे सर आप लोग बोल रहे हैं, जैसे ठीक है सर, आयुर्वेदा जैसे बोल रहा है, फिर एलोपैथिक जैसे बोल रहा है, दोनों बात तो सर सेम ही बोल रहे हैं। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि ठीक, अगर किसी का भी कोविड से अगर डेथ हो जाता है तो आप लोग बोल देते हैं कि अंडरलाइंग डिजीज है तब डेथ हो गया, और फिर सर तो एलोपैथिक डॉक्टर भी तो वही सेम चीज बोल रहे हैं ना सर। हाँ, वो लोग भी तो बोल रहे हैं मतलब अगर किसी का डेथ होता है। मैंने कहा ना सर कि देखिए स्वाइन फ्लू का जो टेस्टिंग है किट है ना, वो बहुत बड़ा स्कैम है। 14 अप्रैल को। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे ठीक है आयुर्वेदा और फिर सर जैसे फिर एलोपैथिक, सर दोनों तो सेम चीज बोल रहे हैं ना सर। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर किसी का भी कोविड से डेथ होता था तो आप लोग बोल रहे हैं कोई अंडरलाइंग डिजीज होगा या कोमॉर्बिडिटी होगा, तो इसी कारण हाँ तो सर एलोपैथिक भी तो सेम चीज बोल रही है ना, वो भी तो सेम चीज बोल रही है। नहीं देखिए आप समझे नहीं, देखिए कोमॉर्बिड डेथ डिफरेंस ये है कि लेबल पे, हाँ सर, आपका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना चाहिए रहता है कोई डिसीज मरने के, या फिर डायग्नोसिस, जैसे प्रोविजनल आपका जो मृत्यु पत्र आता है, डेथ सर्टिफिकेट, उस पर लिखा जाता है कि आपकी मौत किससे हुई है।
अगर आपकी रोड एक्सीडेंट से हुई तो आपको रोड एक्सीडेंट डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, आपकी हार्ट अटैक से मिली तो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट से डेथ हुई है, किडनी फेलियर तो किडनी फेलियर है। मगर हर डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर अगर आप कोरोना डेथ लिखोगे तो आपकी जो नोंद है वो सरकारी आंकड़ों में कोरोना डेथ हो रही है। जितने सरकारी आंकड़े बढ़ेंगे, ठीक है सर, आपके बात में मैं एग्री करता हूँ, बट सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि सर जैसे ठीक है सर, आपके अकॉर्डिंग सर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। जैसे अगर मैं 1000 कोविड पेशेंट को लूंगा सर, ठीक है, अगर वो घर पे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें मोर्टेलिटी कितनी की होगी, कितनी की डेथ हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग? अगर उसको डायबिटीज नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, उसे हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे भी कोरोना का डेथ रेशियो जो हॉस्पिटल में जाके है वो 1.2% है। हॉस्पिटल में जाके वो घर पे आने के बाद वो घर पे भी अगर ट्रीट होगा, अगर वो घर पे बैठ के साथ ही सर, देखिए जब कोरोना आया मार्च में हिंदुस्तान में, तब सबसे पहला केस मिला था। नहीं आप मेरी बात तो सुनिए। जो पहला पेशेंट आया था, जो मिला, जो नॉन ट्रैवल हिस्ट्री का था, वो पहला मिला था कर्नाटका में। और कर्नाटका जो मेडिकल कॉलेज है, वहां के डॉक्टर लोगों ने जो वहां पे मेडिसिन दी उसको दिया एजिथ्रोमाइसिन, उसको दिया पैरासिटामोल, उसको दिया क्लोरोक्विन। ये 3 गोलियां देने के बाद वो पेशेंट ठीक हुए। ऐसे 10 पेशेंट उन्होंने 5 दिन में ठीक किए और उसका जो पेपर पब्लिश किया, वो पेपर WHO ने एक्सेप्ट किया, UN ने एक्सेप्ट किया। अब मुझे बताओ, जब 25 रुपए में अगर पेशेंट ठीक हो सकता है, वो भी बिना वेंटिलेटर, 10 के 10 पेशेंट ठीक कर दिए। हॉस्पिटल ने किया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं किए। मेरे ऐसे डॉक्टर ने मेरे क्लिनिक में नहीं किए, प्राइवेट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए। इसका अगर WHO कंसिडर करता है स्टार्टिंग में, मगर इनका जो गेम प्लान है वो बिल गेट्स को पसंद नहीं आया। बिल गेट्स अपने हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड पे 8 जनवरी 2020 से बैठा हुआ है। उसने नहीं ये सही नहीं है, इनको तो भाई तुमको और सीवियर दिखना चाहिए, इनको सीरियस दिखना चाहिए, तो लोग कैसे ऐसे डरेंगे। तो इसको मीडिया के थ्रू, मीडिया बता रहा है आपको ये सीवियर है। सर मुझे ये पूछना है सर, आप लोग भी तो इसे तब तो सर आप लोग भी इसे डेंजरस तो बता रहे हो ना सर, क्योंकि आपका भी सर आप लोग का भी तो सेम चीज बोलना है कि अगर कोमॉर्बिडिटी हुई तो डेथ हो जाएगी। और सर जो डॉक्टर हैं सर जो आप लोग के अगेंस्ट हैं, तो उन लोग भी तो सेम चीज बोल रहे हैं ना सर, वो लोग भी तो सेम चीज बोल रहे हैं कि अगर कोमॉर्बिडिटी हुई तो डेथ हो जाएगी। तो डिफरेंस कहाँ हो रहा है सर? दोनों तो सेम चीज बोल रहे हैं, वही तो मैं बोलना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ ठीक है, सुनिए, आप बचपन से लेकर अब तक बीमार गिरे होंगे, सर्दी खांसी हुई होगी आपको। हाँ सर। तो आपको पुलिस उठा के ले गई थी क्या पुलिस वाले आपके घर पे आए थे जबरदस्ती चेक करने को? तो हम ये बोल रहे हैं, जो बीमार होगा वो खुद डॉक्टर के पास जाएगा ना। और रही बात इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन का, कोरोना का जो है वो पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन रेशो 1 to 2 है, यानी 1 से 2 लोगों को कोरोना हो सकता है, जबकि टीबी का इन्फेक्शन रेशो 15 से 20 है। और एक बात बोलता हूं आपको, हर रोज 1,500 लोग मरते हैं टीबी से हिंदुस्तान में। और कोरोना का लॉकडाउन लगा तब से अब तक लगभग 60 लाख टीबी पेशेंट गायब है, मिसिंग है सरकारी आंकड़े से। अब बताओ, जब 60 लाख टीबी पेशेंट, जिनको अगर टीबी की गोली अगर नहीं मिली, बच्चन साहब खुद आके बोलते हैं कि क्षय की गोली लो, नहीं तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस टीबी बन जाएगा, जो ठीक नहीं हो सकता है। जब बलगम आपका गिरता है तो जाके ये करो, उसका टेस्टिंग करो, जो खुद गवर्नमेंट ऐड करती थी। तो इतने जो टीबी के बॉम्ब बने हुए पेशेंट है, वो गए कहाँ पे? 60 लाख पेशेंट मिसिंग है। अगर उसका 20 से अगर आप रेशियो लेते हो इन्फेक्शन का, तो वो कम से कम 1.25 करोड़ लोग आज 6 महीने के अंदर टीबी ग्रस्त हुए हैं। ये आप आंकड़ा समझिए। टीबी का डेथ रेशो 25% है और कोरोना का डेथ रेशो 1 to 2% है। तो क्या डेंजर है? टीबी डेंजर है या कोरोना डेंजर है? नहीं सर, मैं तो सर ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि ये इसका डेथ रेशियो 1 to 2% है, तो सर वो बंदा आपके पास खुद आएगा। आप लॉकडाउन क्यों करवा रहे हो? आप लोगों को मास्क क्यों पहना रहे हो? मास्क पहनने से कोरोना जाता नहीं है सर। अगर मास्क, ठीक है सर, कोरोना नहीं जाता, बट कंटेजियस तो है ना सर। अगर मास्क नहीं पहनेगा, अगर 6 फीट के डिस्टेंस में नहीं है, अगर 6 फीट के विदिन है, तो वो तो स्प्रेड तो हो सकता है सर। आपको ये किसने बताया?
टीवी नहीं ने। सर, अब नहीं आपने कहाँ से सुना ये सारी? बताया? डॉक्टर्स ने अनाउंसमेंट किया, हॉस्पिटल्स ने अनाउंसमेंट किया, आपके प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया, तभी आपको पता चला ना कि आपको इतनी डिस्टेंस करनी है। हाँ सही बात है। आप पहले भी आपको खांसी जुकाम होती होगी। सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल, नहीं मैं उनको जवाब देता हूँ, मैं पूरा लीगल जवाब दूं। उनको पूछे ना कि ये सोशल डिस्टेंसिंग ये वो, मैं उनका सिंपल देता हूँ। सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल जो है उसके जो डायरेक्टर है डॉक्टर फौसी, जो अमेरिकन सेंट्रल ऑफ डिसीज कंट्रोल के, और हिंदुस्तान जो है वो अमेरिकन सेंट्रल ऑफ डिसीज कंट्रोल पे वर्क करता है। तो वहां का सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल का डॉक्टर फौसी खुद कहता है मास्क की जरूरत नहीं है। उसका इंटरव्यू है, आप जाके यूट्यूब पे डालिए। ये जो है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये जो मास्क है, ये मास्क आपके बॉडी को अगर 48 घंटे आप पहन के रखोगे तो आपकी बॉडी का 35% अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो आपकी बॉडी के सेल्स जो है वो कैंसर में कन्वर्ट होना चालू होता है। इसके जो रिसर्च है वो 1931 में लगाया था डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉरबर्ग। मैं फिर से कहता हूं, डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉरबर्ग 1931 के नोबेल प्राइज विनर, उस बंदे को ये रिसर्च मिला था कि अगर ये मास्क ज्यादा देर, कोई भी ऑक्सीजन डिफिशियंसी, अगर आपको ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है तो आपकी बॉडी के सेल्स कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। ये उसने क्यों 31 में ढूंढ के निकाला? क्योंकि 1919 और 1920 में जो स्पेनिश फ्लू आया था अमेरिका में, तब इसी तरह का क्वारंटाइन और इसी तरह का लॉकडाउन और इसी तरह का मास्क कंपल्शन तब लगाया गया था 100 साल पहले। तो 100 साल का रिसर्च जो था उस पे ये बताया गया कि कैंसर हो सकता है। तब एडवांस माइक्रोबायोलॉजी नहीं थी, एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे। तो 2018 में 3 डॉक्टर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या, विलियम केलिन जूनियर, डाटा फाइबर फॉरेन सेंटर ऑफ कैंसर बोस्टन यूनिवर्सिटी लंदन की, पीटर रैटकिलर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के है, और बेक सीमेंस जो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के है। इन 3 साइंटिस्ट ने पेपर पब्लिश किया कि अपने जो बॉडी में H1F अल्फा नाम का जो सेल रहता है बॉडी का एक न्यूक्लियस, वो खुद को खत्म करता है जब आपकी बॉडी का ऑक्सीजन कम हो जाएगा और वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। इसी पेपर के लिए 2019 के अक्टूबर महीने में इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला। ओके सर, आप समझ रहे मेरी बात? आपको ये मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको माइंड कंट्रोल किया जा रहा है टीवी के जरिए। आप मास्क पहनो, जितना आप मास्क पहनेंगे सर आपकी बात को मैं एग्री पहनेंगे। ठीक है सर, मास्क की बातों को मैं, हाँ सर मास्क की बातों को मैं एग्री कर गया सर। बट सर मेरा सर बस एक सिंपल क्वेश्चन था सर, लास्ट क्वेश्चन है प्लीज सर। सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि सर ठीक है, अगर मान लीजिए सर ये अगर सपोज दैट अगर ये वायरस नहीं आता सर, ठीक है, अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी होता तो सर उस पेशेंट का, तो अगर कोई भी सिंपल अगर बैक्टीरियल डिजीज होता, कोई भी वायरस सिंपल वायरस आता तो उसका डेथ नहीं होता। बट तो इस वायरस के आने के कारण उसके बॉडी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान में हम करोड़ों वायरसेस के अंदर बैठे हैं। जो हाइजीन आपको लंदन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका में है वो यहाँ पे नहीं है। और रही बात वायरस की, तो हिंदुस्तान में जो वेदर है वो ह्यूमिड वेदर है। ऊपर नॉर्थ रीजन में वहाँ पे ठंडी गिरती है, जो है बरसात ज्यादा होती है, और वहाँ पे कुछ एरिया में बर्फ भी गिरती है, उत्तराखंड वगैरह एरिया में। मगर आप जैसे जैसे यूपी एमपी से नीचे आएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे और नीचे जाएंगे, हम कर्क वृत्त के ऊपर बैठे हुए हैं, जो हॉट वेदर रहता है यहाँ पे। और हॉट वेदर में वायरसेस जिंदा नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता है। अगर कोई कहता है कि ये वायरस जिंदा रहता है, तो देखिए ये हमारे डॉक्टरी पेशे के ऊपर और हमने जो सीखा, एजुकेशन लिया, उसके ऊपर तमाचा है। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी आता है। तो ये हमारे जो हमने सीखा कॉलेज में, ये हमारे ऊपर तमाचा है मुंह के ऊपर। अगर ये बता रहे कि वायरस 40-50 वायरस डिग्री के ऊपर भी जिंदा रह सकता है, ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। वायरल फीवर कभी भी धूप काल में नहीं आते हैं। वायरल फीवर हमेशा जब चेंज ऑफ वेदर होता है तब आते हैं। अब जो ये कह रहे हैं सेकंड वेव आने वाली है अक्टूबर नवंबर में, विलास जी एक सेकंड, इनका सवाल बहुत सिंपल था
उसको इतना ज्यादा नहीं बढ़ाते क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत ज्यादा नहीं है। इनके सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। ये बोल रहे हैं कि अस्पतालों में जाने के बाद लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है, इसका जवाब मैं देती हूँ। अस्पतालों में जाने के बाद आप देखते हैं कि डॉक्टर्स उन पे किस किस तरह के मेडिसिन डालते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस में मैंने खुलासा भी किया है कि उनको एंटीवायरल, एंटी फंगल, पता नहीं क्या क्या एंटी मलेरिया दवाइयां दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। आपने आज तक सुना है कोई भी इस बीमारी से कोई भी इंसान घर पर मरा है? अभी तक मुझे नहीं सुनाई दिया कि कोई भी घर में दम तोड़ा। मेरे ख्याल आपको हर नहीं हुआ ना, अस्पताल में जाने के बाद ही मरता है। वहां पे जाके जो मेडिसिन रहती है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। इवन मैं आपको बोल दूं, हार्ट अटैक आने के बाद जो वो इंजेक्शन दिया स्ट्रेप्टोकाइनेज, उसका खुद का साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो लोग मरते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लोग मरते हैं। सिर्फ अगर वो हर चीज को आप ये प्रोपोगंडा करके बताएंगे कि कोरोना से ही मरा है, तो ये प्रोपोगंडा है। इसके पहले कभी भी आपके यहाँ पे डेंगू से लोग मरे, यश चोपड़ा साहब डेंगू से मर गए, तब कोई किसी ने बात किया कि डेंगू वायरल था? जी मोनू जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, तो ओके, थैंक यू। आप हो गए, आप सेटिस्फाइड? ओके, वेलकम। हमारे साथ कुलदीप जी जुड़ी हुई है। हम लोग बहुत छोटे उसमें करते हैं आंसर, क्योंकि बहुत लंबा लंबा नहीं रखना चाहती मैं, समय बहुत कम है। टू दी पॉइंट आंसर देंगे हम, जो उनका सवाल होगा टू दी पॉइंट आंसर करेंगे हम। तो कुलदीप जी आप अपना सवाल कीजिए। कुलदीप जी, म्यूट है वो। जी हाँ जी, बोलिए। एक सेकंड, शायद उनकी तरफ से म्यूट कर रखा है। मैडम आपकी तरफ से म्यूट है, आपकी तरफ से म्यूट है, आवाज नहीं आ रही उनकी। मैडम आपकी तरफ से म्यूट है, आपके जो माइक साइन है, माइक को दबाइए बटन को, वो माइक निकाल अनम्यूट हो जाएगा। गरेवाल मैडम, जी हेलो जी कुलदीप जी, हाँ जी बोलिए। आवाज आप मेरी? जी आ रही। जी गुड आफ्टरनून। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जिनको ये कोरोना वॉरियर्स बना के खड़ा कर रहे हैं और उनको मास्क पहना दिया और फिर ऊपर से वो प्लास्टिक का पीपी किट पहना दिया, उनकी स्थिति क्या होगी? फिर भी वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफिसर लोग नहीं बात करते। गवर्नमेंट कोई भी ऑफिसर इसके बारे में बात नहीं कर सकता है। ये प्रोटोकॉल रहता है, जब आप गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ बात करेंगे तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब सीधा सही है कि चुप रहो? मुझे खुद ऑफर आई थी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए औरंगाबाद में, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा गवर्नमेंट जॉब तो मुझे सरकार के खिलाफ में लड़ नहीं सकता। जी सर, थैंक यू। बाकी तो लोगों की वीडियो देख के समझ पा रही हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। विश्वरूप जी को भी मैंने काफी देखा है, पर यही लग रहा था कि सरकार खिलाफ नहीं, सरकारी डॉक्टर सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। और जो रही बात प्राइवेट डॉक्टर्स की, तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, मैक्सिमम चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, एनजीओ के थ्रू चलाने वाले, उनको भी गवर्नमेंट के थ्रू पैसा आता है, एनजीओ को और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को, वो भी इसके बारे में बात नहीं करते। तो उनका पैसा रोक दिया, सरकार रोक देती है उसके बाद पैसा, फंडिंग, इसलिए वो नहीं बात कर रहे हैं। जी, मतलब सारा सिस्टम के लिए कंट्रोल है, सब कंट्रोल है। जी सुरेश जी, आप अपना सवाल कीजिए। सुरेश जी, आप अपना सवाल कीजिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो मैं जल्दी जल्दी सबके सवाल लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई छूट जाए। अनम्यूट कीजिए आपका माइक। अनम्यूट कीजिए। मुझे लगा था आधे घंटे में अपना हो जाएगा, पिछले बार जैसे 1 घंटा 44 मिनट तक चला गया। हाँ, बहुत लंबा चला गया ये तो। हाँ जी, चले गए वो, कोई बात नहीं। कंक्लूड कर दीजिए मैडम। तो होगा तो सवाल ले लेंगे, तो कंक्लूड कर दीजिए। मैं बनी जी को ले रही हूँ। बनी जी, आप अपना सवाल कीजिए। सर मेरा एक सवाल है कि जब सब लोग मर ही जाएंगे, कैंसर से इतने लोग मर जाएंगे, इससे मर जाएंगे, तो ये लोग बिजनेस किससे करेंगे सर? इनको बिजनेस नहीं करना है जी, इनको बिजनेस नहीं करना है। अब इनका सब कुछ सेटल हो चुका है। इनको सिर्फ चाहिए कुछ गिने चुने लोग जो इनकी बात मानेंगे, जो फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल रहेंगे, जो इस जंग में, इस सारे कंडीशंस में, कैंसर से, इस पे सब इससे जो बच जाएंगे, वो बच्चे रहेंगे मैक्सिमम।
तो उन बच्चों को उठा के वो एक नए दुनिया में लेके जाएंगे और वहां पे उनको बढ़ाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, जो उनके मर्जी के अच्छे हैं उनको फिर इम्प्लांट किया जाएगा, वो चिप से उन पे कंट्रोल किया जाएगा। जो उसमें रिबेल रहेंगे, जो बच जाएंगे, वो कहीं तो भी जंगलों झुड़पों में सर्वाइव करके सरकार के साथ लड़ने का प्रयास करेंगे और वो रखे जाएंगे जानबूझ के, ताकि अगले और 50 साल बाद 100 साल बाद दिखाने के लिए, देखो वो बाहर जो बैठे हुए हैं वो हमारे लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसा है, अब हमको फिर से लड़ना है। तो ये जो है, और उनको रोबोट्स आ चुके हैं। अभी कल ही का एक वीडियो आया है, जो सऊदी अरेबिया का प्रिंस है, उनके पीछे जो बॉडीगार्ड एक रोबोट चल रहा था। इवन जब कोरोना खत्म हुआ जापान चाइना में, तो वहां के हांगकांग के स्ट्रीट्स के ऊपर एआई डॉग्स और एआई रोबोट्स अभी लोगों की सर्वे रखते हुए वीडियो आए हुए हैं। एआई सिस्टम लॉन्च हो चुकी है, एआई रोबोट्स, एआई पुलिस, एआई डॉग्स आ चुके हैं। इवन आपको बोलूं, जो लोग इस पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे उन लोगों को अब सिस्टमेटिकली हटाया जा रहा है। कल ही जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजिग्नेशन दिया। अब वहां पे नया प्राइम मिनिस्टर आएगा जो 100% वैक्सीनेशन करवाएगा। जो जापान में वैक्सीनेशन अब तक हुआ नहीं, 2006 से लॉकडाउन हुआ नहीं था, अब वो सब नया आया हुआ प्राइम मिनिस्टर 100% करेगा। ये सिस्टम इसी तरह से चलता है। ओके जी, वैभव जी आप अपना सवाल कीजिए। क्या कोई मास मूवमेंट हम इसके अगेंस्ट कर सकते हैं, जैसे अन्ना हजारे ने 2011 में किया था गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या इसके खिलाफ हम कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं? सब लोग बिल्कुल बिल्कुल जाए या अनशन पे बैठे, ऐसा क्या करता है? अन्ना हजारे की जो थी, अन्ना हजारे फंडेड बाय बीजेपी था, जो पूरा मूवमेंट था। यहाँ पे एक मूवमेंट अगर आपको करना है तो पैसा जो रहता है वो कहीं न से कहीं आता है, और यहाँ पे पैसा कोई नहीं है हमारे पास जो कि पैसा, क्योंकि मूवमेंट के लिए आपको बैनर्स लगते हैं, आपको परमिशन लानी पड़ती है, आपको सब लोगों को। अब तो कोई आने वाला नहीं, क्योंकि है ही नहीं किसी के पास पैसा, ट्रैवल नहीं कर सकते लोग, तो आपको आपके लोकल लेवल पे करना पड़ेगा। कलेक्टर, कमिश्नर ऑफिस, तहसील के सामने आपको करना पड़ेगा। जब प्रशासन को पता चलेगा कि लोग जागरूक हो रहे ग्रुप में, तब थोड़ा कुछ हो सकता है। इसलिए तो पुलिस लॉ लाया गया। जी सागर जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। सबको पता है पर बोलने के लिए लोग हिचकते हैं। जैसे घर में आस पड़ोस में मैं इस बात पे अगर डिस्कस करता हूँ पड़ोसियों से, तो वो भी इस बात पे बोलने को हिचक रहे हैं। फोन पे भी डिस्कशन के लिए लोग हिचक रहे हैं। लोग असे घाबरून राहिले याच्यावरती बोलायला। क्या है संकट मोटा कारण? वो जैसे मैडम ने कहा कि थोड़ी देर पहले कि कुछ वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, महामारी हो गई, ऐसे जो इंटरनेशनल वर्ड्स जो है कुछ वो यूज नहीं करने, क्योंकि वो जो सिस्टम है उनकी ऑटो सिस्टम, वो ट्रैक करती है उसको और उसको बैन कर डालती है, डिलीट कर डालती है वीडियो। तो ये वीडियो का भी कोई गारंटी नहीं है कि ये वीडियो रहने वाली है। हो सकता है ये लाइव खत्म होने के बाद ये वीडियो उड़ जाए, कुछ भी हो सकता है इस वीडियो के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हमने की हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ शॉर्ट और संक्षिप्त में आप समझाइए ताकि लोकल लेवल पे आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री को लेटर भेजने पड़ेंगे। जितने ज्यादा लेटर जाएंगे, जितने ज्यादा सरकार को पता चलेगा, ट्वीट करो, ट्विटर पे लिखो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, जितना मीडिया में घूमेगा ये वर्ड्स लॉकडाउन एंड पेंडेमिक सब, तो सरकार को समझ जाएगा लोग जागरूक हो रहे हैं। और वैसे मैंने कहा है नवंबर दिसंबर में बहुत बड़े दंगे होने वाले, लोग उतरने वाले रास्तों पे, सच में लोग उतरने वाले रास्तों। जी सागर जी आपका कोई सवाल था? जी मैं विलास सर से ये पूछना चाहता था कि आप जो कल बोल रहे थे कि ये जो कोरोना किट के बारे में हुआ था, अमित शाह के बेटे को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके पास में मैंने सर्च किया लेकिन मेरे को कहीं पे मिला नहीं। आपने ये माहिती कहाँ से इकट्ठी की? सुप्रीम कोर्ट के खुद वो डिसीजन दिया था 14 अप्रैल का। आप लगे तो मैं, आप मेरे प्रोफाइल के ऊपर फेसबुक पे जाइए, 14 अप्रैल को पोस्ट है, मैंने शेयर की हुई है। मैं डेट बोल रहा हूँ 14 अप्रैल, और उसमें डॉक्टर गंगा खेड़कर जो डायरेक्टर थे आईसीएमआर के, आप देखिए 14 अप्रैल में कौन डायरेक्टर था आईसीएमआर का, उसको निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट। जी आपका हो गया सागर जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। और किसी को सवाल करना है? रोशन जी, रोशन तिवारी, आपका कोई सवाल है? हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। स्पीक इंग्लिश? यस यस। इंग्लिश? नो sir, you're being very rude.
very rude. That man very loud, very rude, disrespectful. I'm here listen. I'm here listen. Asian man joined the call. Okay. Yeah. Okay. I'm here to be listen. You know, Okay. the conversation. Actually, we are talking about all in Hindi. If you understand, then okay. I'm learning. Yes. I don't. I'm not good at speaking yet, but I'm hearing and I understand. So. Since what time you are listening? Just now you came, or you are starting from the starting? Okay. It's okay. I don't think so. We can repeat the whole thing again. No, we can repeat. I just want to. No. I can't do that because we already 1 hour 35 minutes. I only have few more minutes to go. I can't make it very long. Maybe we can do it. We can do it again. I will do the live again. So you guys will have again chance to connect with us. So for today, if you have Chris any question, you can ask him. Maybe I can assist. सर हाँ रोहित सर पूछिए रोहित भाई। हाँ रोहित जी आप बोलिए। सर मेरे को ये पूछना है कि ये 1918 के अंदर जो वायरस आया था वो क्या था, और दूसरा मेरा सर इसके साथ लगता है इस क्वेश्चन ये है कि जो चाइना और इंडिया के जो वॉर हुआ था अभी, तो उस वॉर के अंदर मतलब इंडिया के 20 सोल्जर मरे हैं, ये तो बात सच है। तो इसमें क्या मतलब कोरोना का कोई एंगल है या फिर मतलब ऐसा ही कुछ, मतलब वो क्यों किया गया? ये डाइवर्जन था, वो डाइवर्जन था। तब वो टाइम पे जो था वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे डब्ल्यूएचओ वाले, सॉरी अमेरिका वाले डब्ल्यूएचओ पे और चाइना के ऊपर कि आप आप जो है वो हमको शो करो कि वुहान में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो प्रेशराइज कर रहे थे। तो दुनिया का ध्यान हटाने के लिए, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वो चाइना इंडिया वॉर का वो क्लैशेस हुए जिसमें अपने 20 जवानों की बलि गई। जैसे पुलवामा जो अटैक हुआ था 350 किलो RDX का, वो भी प्री प्लानिंग था और वो सिर्फ चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने वो तब किया था। इसलिए ये सब प्री प्लानिंग रहता है, प्रोपेगेंडा रहता है कि एक चीज को कवर अप करने के लिए दूसरी चीज लाई जाती है। 20 सोल्जर्स मरे हुए। जी। तो पहला जो क्वेश्चन था वो 1918 वाला, जो 1919 वाला, वो जो था वो स्पेनिश फ्लू था। उसमें लोग एक्चुअल मरे थे 5 लाख, मगर जब वैक्सीनेशन लाया गया 1920 में तो 5 करोड़ लोग मरे उसके अंदर वैक्सीनेशन के बाद। हाँ ठीक है, ये तो मतलब मेरा 1918 वाला जो क्वेश्चन था ना, मतलब 1918 के अंदर जो फ्लू वायरस वगैरह आया था उसको क्या था, मतलब वो तो स्पेनिश फ्लू था। हाँ देखिए ये आपको गलत नहीं है, 1919 जो भी है ये सारे जो है ये मैन मेड वायरस है। ये 19वीं सदी के पहले भी बेबीलोन के टाइम से वायरस था ना, मतलब नहीं तभी का वायरस मैन मेड था। मैंने बता आपको मेरे पिछला वीडियो मैडम के साथ जो मैंने लिया है, मैंने उसमें बताया है ना आपको कि वो वायरस कब लाया था, किसने लाया था। चर्चिल उन्होंने खुद कहा था 1918 में कि हमको लोगों को मारने के लिए वायरस चाहिए। ये टेस्टिंग एंड ट्रायल मैन-मेड वायरस है, वो भी मैन मेड वायरस है। अच्छा ये सब मैन मेड वायरस है। कोई भी वायरस दुनिया में जो फैला है वो ये नहीं है, नेचुरल वायरस नहीं था। नेचुरल वायरसेस आते हैं लोकल एरिया तक रहते हैं और खत्म हो जाते हैं। जो ये ऐसे डिस्टेंस टाइम तक चलते हैं, ये सब मैन मेड वायरस थे। इवन पुणे में जो आया हुआ था वायरस था 1920 में, वो भी टेस्टिंग एंड ट्रायल था ब्रिटिश का। मेरा सर अपन शॉर्ट में चलते हैं थोड़ा सा। तो एक सब मैन मेड वायरस है, इससे कुछ नहीं है, वायरस नहीं, नेचुरल वायरस नहीं है। नेचुरल वायरस चिकन पॉक्स मीजल जो आपको आती है रूटीन इसमें चेंज ऑफ वेदर में, वो है। रोशन जी आपका कोई सवाल है? रोशन तिवारी साहब। रोशन जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, कोई सवाल है आपका? रोशन सर आपका कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिए। बहुत देर पौने 2 घंटा हो चुका है। जी अब मैं इसको समाप्त करना चाहूंगी क्योंकि बहुत समय हो गया है। मे बी हम दोबारा फिर लाइव करेंगे। जी मैं कंक्लूड करता हूँ अभी सबको एक साथ। नवंबर में बहुत बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस आने वाला है।
सोना मत खरीदिए, चांदी मत खरीदिए। आपका कितना भी इकोनॉमिक्स और कितना भी आपका सीए चार्टर्ड अकाउंट कह रहा होगा कि सोना बहुत आगे बढ़ने वाला है, कुछ नहीं, सब मार्केट कोलैप्स होने वाला है। हार्ड कैश रखिए अपने पास। घरदारों को, जो लोग अभी एक्टिविटी करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज को संभालिए, क्योंकि सब पे नजर है। 5G टावर्स लॉन्च हो रहे हैं, जितना वो बढ़ेगा तो अगले आने वाले 5G मोबाइल्स मत लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, वरना जी, तो बहुत मुश्किल है। जी, ये सारे जो अभी तक जो बात हुई है उसका कंक्लूजन यही निकल रहा है कि आप लोग आज में जिए, आज में जीना सीखिए, क्योंकि कल क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। कल क्या हो सकता है कुछ नहीं पता, कोई प्रिडिक्शन भी नहीं लगा सकते हैं। सिचुएशन बद से बदतर हो रही है और ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं भारत में कि आप चाहकर भी अपनी आवाज को नहीं उठा सकते। आपके ऊपर इतना दबाव डाला जा रहा है। तो यही इस पूरे जो हमारा आज का सेशन था, इसमें यही कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जितना ज्यादा इसको एक्सप्लोर कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि जितने ज्यादा लोग सामने आएंगे उतने ज्यादा जो है वो जागृत होंगे लोग, और प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचेगी और डेफिनेटली उन्हें कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। जैसे और देशों में हो रहा है, देखिए बहुत सारे देशों में लोग सड़कों पे उतर ही रहे हैं, लोग कर ही रहे हैं। तो अब ऐसे बैठ करके अपनी जान तो कोई नहीं देना चाहेगा ना, आवाज तो उठाना ही है। मरेंगे तो सही, चलो ठीक है मरेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। लड़ो बिल्कुल, बिना लड़े मरना नहीं, ये हमारा कंक्लूजन है। तो विलास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए, और सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैंने एक्चुअली एक मेरे जो चैनल है उसमें ज्वाइन बटन जो है वो ऑन हो चुका है। बहुत से लोगों को शायद ये लगता है कि वो ज्वाइन बटन को अगर मैं इन करने के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करिए, तो शायद वो मेरे खुद के प्रॉफिट के लिए है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो उसमें जो भी लोग ज्वाइन होंगे और जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसके अंदर, वो पब्लिक के फायदे के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी। वो डोनेशन के पर्पज से इकट्ठे होंगे पैसे, और वो जब भी उसमें एक अच्छी अमाउंट आ जाएगा तो मैं उसको भारत में किसी एक गरीब को जिसको रियली में पैसों की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उसे हम डोनेट करेंगे। और वो सिर्फ मेरे नाम से नहीं जाएगा, वो हमारे पूरे टीम के नाम से जाएगा कि हमारे पूरे व्यूअर्स और जो भी लोग हैं, ये एक हम दान कर रहे हैं लोगों को, और ये सब लोग मिलके करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे मतलब एक योगदान है समाज के लिए, वो मैं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग अगर ज्वाइन बटन में आकर के मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं और थोड़ा सा डोनेशन करते हैं, तो किसी कहते हैं ना, सागर से एक बूंद लेने से किसी की प्यास अगर बुझ जाए तो क्या बुरा है। हम बुरा सुख तो नहीं दे सकते, लेकिन किसी की प्यास थोड़ी सी तो बुझा ही सकते हैं। तो ये हम लोग का प्रयास है और हम लोग इस प्रयास को करते रहेंगे आगे भी। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है जी। एक YouTube अपना मेरा जो चैनल है उसके बारे में आप इस लिंक अप कर दीजिए, यानी वीडियो मेरे इस पे भी आएगा, लोग वहां पे भी थोड़ा देख पाएंगे। विलास जी का एक चैनल है एक्चुअली, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और जितने भी व्यूअर्स लोगों को जाकर के पुराने वीडियोस, मेरे जो पुराने वीडियोस है वो आप देखिए, उसमें बहुत सी चीजें जो वो यहाँ पे रह गई है वो उस पे आपको देखने को मिलेगी जी। वो सब उसमें देखने सब बातें बताते रहूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो होती जाएगा, या ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और या वैसे भी बहुत सारे जो नए लोग आएंगे देखेंगे, वो पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है, शायद लंबी होगी, 10 मिनट की देख के भाग जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम रखेंगे, फिर सब लोग जुड़ेंगे। तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हिम्मत देना, इसी तरीके से हम एक दूसरे को हिम्मत दे सकते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का, और विलास जी आपका। मैम आपका धन्यवाद जो आपने फिर से मौका दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान।